कैसे हो सब लोग आप? थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और बड़ी बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं पहली बार बात कर रहा हूँ और इससे पहले किया तो था हमने दिल्ली देहात का। तो आप प्लीज थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेहद शुक्रिया आपका कि एक नया अरे इनिशिएटिव लिए। फॉर्मेलिटी नहीं यार, इंट्रोडक्शन दो ना, आप ना, ना, अपने। बिल्कुल, बिल्कुल। ढेरों शुक्रिया, छोड़ो। तो हाँ। मैं आयुष कुमार फ़िलहाल अभी जेएनयू से मास्टर्स इन पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन आईआर कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ मैं ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से कंप्लीट हुई थी और फ़िलहाल मैं कई सारी चीज़ें जैसे एकेडमिया की राइटिंग हो गई या ग्लोबल टेररिज़्म और कल्चरल हेजेमनी की जो चीज़ें हैं, उस पे मेरा एक की ऑफ इंटरेस्ट है। और क्लास 12th में मेरी किताब प्रकाशित हुई थी दो पहल के नाम से, तो थोड़ी-सी लिटरेली भी डिवोशन रही है। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, आप? मेरा नाम कुंवर सूर्यांश है और मैं दिल्ली से ही हूँ और फ़िलहाल मैं पीएचडी का छात्र हूँ, शोधार्थी। मेरी जो पीएचडी है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से चल रही है अभी और मैं पॉलिटिकल साइंस में मेरा सब्जेक्ट है। और जो मेरा काम है वो पुलिसिंग, डेमोक्रेटिक पुलिसिंग पे है कि एक डेमोक्रेसी में किस तरह की पुलिसिंग होनी चाहिए और पुलिस किस तरह से काम करती है, तो उस पे मेरा अध्ययन है फ़िलहाल। और उसके अलावा मेरा पॉलिटिकल साइंस में, जैसे आपने बताया, इंटरनेशनल रिलेशन और बहुत अलग-अलग विषयों में भी इंटरेस्ट रहा है। बाकी तो अब बातचीत करेंगे आज विषय पर। अच्छा, ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू। मेरा नाम अमरेंद्र है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सबाल्टर्न स्टडीज़ और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में। ओके, सो आप सब लोगों से मैं बारी-बारी एक बात पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के पास सबसे पहले मोबाइल फ़ोन कब आया था? सिंस हम बात कर रहे हैं कि भई मोबाइल फ़ोन ने और स्मार्टफ़ोन ने कैसे गाँव को बदला और गाँव के रूरल माइंडसेट को बदला है और किस तरीके से गाँव के ऊपर स्मार्टफ़ोन का इम्पैक्ट रहा है। तो कब आपको फ़ोन मिला था? तो जब मैं क्लास 12th मैंने पास कर लिया और मैं कॉलेज के लिए आया, तो सबसे पहले उस टाइम पे मुझे मोबाइल फ़ोन मिला था। क्योंकि मैं घर से बाहर जा रहा था तो मेरे माता-पिता को लगा कि ज़रूरत है उसकी, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे सबसे पहले फ़ोन दिलाया। तो क्या इम्पैक्ट रहा उस वक़्त आपका? मुझे लगता है कि मैंने पर्सनल लेवल पे मुझे 2 डुअल तरीके से मैंने फ़ोन्स को मैंने पर्सपेक्टिव से देखा है। पहले मुझे डिस्ट्रैक्शन भी मैंने फ़ील किया फ़ोन की वज़ह से, बहुत तरीके का डिस्ट्रैक्शन। बट मुझे लगा कि मैंने उसकी यूटिलिटी बहुत है। मुझे एज़ अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, बिकॉज़ आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आई हैव टू बी अवेयर अबाउट जो चल रहा है करंटली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में आईआर में। तो मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव से मुझे फ़ोन ने बहुत मदद की है। ओके, तो आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ के ऊपर कि भई किस तरीके से गाँव देहात को बदला है स्मार्टफ़ोन्स ने? अगर कम शब्दों में बात कहें तो? मुझे लगता है कि गाँव देहात को जोड़ने का काम किया है फ़ोन्स ने, दूर-दूर से जोड़ने का काम किया है। कई तरीके के जो फ्रॉड होते थे, जो किसानों के साथ होते थे, ज़्यादा रेट दिखता था, उस पे वो कम रेट पे बेचते थे। तो उन सब चीज़ों में काफ़ी मदद की है, किसानों को बहुत मदद की है। परंतु अगर मैं आइसोलेशन की बात करूँ, तो आइसोलेशन भी आया है ग्रामीण इलाकों में, युवाओं के बीच में सबसे ज़्यादा आइसोलेशन आया है। और आगे हम लोग इस बारे में चर्चा भी करेंगे कि कैसे उनकी एस्पिरेशन बढ़ गई हैं, फ़ोन्स की वजह से, शॉर्ट फॉर्म रील्स देख के, वीडियोज़ देख के। परंतु उस एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए कोई मीडियम नहीं तैयार हुआ है। ये एक ओके। हाँ जी, सूर्यांश जी, आप बताओ? देखिए, मेरे पास फ़ोन जल्दी आ गया था, आई थिंक छठी या सातवीं कक्षा में, क्योंकि क्या तब रोज़ धोखे लिया था या नहीं नहीं ऐसे? नहीं, मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे इन्होंने जो बोला कि घर से बाहर जाना पड़ता था, तो मैं स्पोर्ट्स में था, तो क्रिकेट खेलने बाहर जाते थे, तो तब वो एनालॉग फ़ोन जो आते थे, कीपैड वाले पुराने, हरा लाल सबसे बटन। बिल्कुल, तो हाँ। वो वाला पहला फ़ोन था मेरा। तो वो 6th स्टैंडर्ड 7वीं 8वीं के आसपास की बात है। उसके बाद अगर आप जो स्मार्टफ़ोन की बात है, वो तो शायद 12th के बाद ही टच स्क्रीन फ़ोन आ गए थे। मेरे हिसाब से शायद जब मैं 10वीं 11वीं में था, टच स्क्रीन फ़ोन तब उस टाइम कब पे की बात है ये? ये है 2009। जब मेरे साथ छठी 7वीं की बात है तो 2008-9 की बात है। 2012 में मेरी 10वीं कक्षा हुई, तो 10th के आसपास तब तक था स्मार्टफ़ोन आ चुके थे तब। तो तब वो देखा है, तो मैंने वो दौर की, तब रिचार्ज करवाने वाला और उसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस और वो सब। तो उसके बाद जो रेवोल्यूशन हुआ अचानक से, जो 2016 के बाद, जिसमें हम ज़्यादा देखते हैं कि जो डेटा प्राइसेस एकदम क्रैश हो गए इंडिया में जियो की एंट्री के बाद, तो कैसे वो पूरा सब कुछ बदल गया उसके बाद, डेटा प्राइसेस कम होके। स्मार्टफ़ोन जो पहले शायद एक लग्ज़री था, एक स्टेटस सिंबल भी था, उसके बाद वो बहुत ही आम चीज़ हो गई स्मार्टफ़ोन।
आम चीज़ के बाद वो एक ज़रूरत बन गई। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट पे मुझे लगता है हम बात कर सकते हैं कि पहले जो चीज़ एक ऑप्शनल थी, शायद आप 90s में जब इंडिया में मोबाइल फ़ोन आए, तो चुनिंदा लोगों के पास मोबाइल, बड़े महँगे थे, बहुत चुनिंदा लोगों के पास थे। उसके बाद कैसे वो जो एक लग्ज़री आइटम से आज एक ज़रूरत बन चुकी है, तो वो समझना है पड़ेगा। ओके। हाँ जी, आप ये तो आप ही रख लीजिए। आपका बताइए? मेरे पास व्यक्तिगत रूप से मेरी जो मोबाइल आई थी वो जैसे अमरिंद के पास ग्रेजुएशन के पहले वर्षों में। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि पूरे परिवार में 6 लोगों के परिवार में मेरे एक सामूहिक स्मार्टफ़ोन थी, जो करीब 9-10th के अराउंड मैंने देखा था। और उसमें एक फ़ोन था, 6 लोग थे माता-पिता मिला के, तो सारे लोग जो भी ऑनलाइन कोर्सेज़ का प्रचलन आ गया था, वो एकमात्र फ़ोन पे सारे लोग की डिपेंडेंसी थी। और जब मैं ग्रेजुएशन में मैं किरोड़ीमल दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा तो वहाँ एनईपी लागू हो चुकी थी कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से जाना होगा। तो मेरी ये इच्छा थी कि 12th के बाद मैं कहीं बाहर निकल के अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करूं। तो मेरी 2 प्रायोरिटी थी, या तो मैं बनारस जाऊंगा या दिल्ली विश्वविद्यालय जाऊंगा। तो इसका कोई विकल्प मुझको नहीं पता था, बस एक्सपायरेशन थी कि जाना है, मगर कैसे जाना है और उसके लिए क्या पोटेंशियल चाहिए, वो मुझको प्रोवाइड किया उस सामूहिक मोबाइल फ़ोन ने, जो 6 लोगों पे एक मोबाइल फ़ोन था। और उससे मैंने उसके पोटेंशियल देखे, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होनी चाहिए और क्या रास्ता है जाने का। तो वो मेरी आज यहाँ पहुँचने में और फिर उसके बाद जेएनयू पहुँचने में एक अहम भूमिका निभाई उस मोबाइल फ़ोन ने। ओके। तो एक्चुअली आप सब लोगों के पास बड़े जल्दी-जल्दी फ़ोन आ गए थे। मैं अगर मेरा एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो मेरे को मतलब शायद मैंने फ़ोन लिया हो 2nd ईयर या 3rd ईयर में। और वो भी मैंने वो खुंदस नहीं रहती अपने आप में कि नहीं रखना फ़ोन टाइप्स, तो वो था मेरे दिमाग की यार कि नहीं फ़ोन का यूज़ नहीं करना। मतलब फ़ोन था मेरे पास गाने सुनने के लिए वॉकमैन टाइप्स, पर उसमें सिम नहीं थी। तो इस तरीके से मैं उसको इस्तेमाल करता था। तो आप सभी लोग गाँव से जुड़े हुए हो। आप अगर गाँव देहात में देखते हो जो कि लास्ट मैन जो है, उसकी ज़िंदगी में स्मार्टफ़ोन कब एंटर होता है और क्या उसके चेंजेज़ आपको देखने को मिलते हैं? उस पे आपका क्या ओपिनियन है? अ, जो आप लास्ट मैन की बात कर रहे हैं, अंत्योदय, हाँ। अ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरत की ये ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आप जो आखिरी इंसान जो आप लास्ट मैन की लाइन में बात कर रहे हैं, उसके पास इतना ना समय है, ना उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने लग्ज़री के ऊपर ध्यान दे। तो आप देखिए कि लेकिन एस्पिरेशन है, बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कोविड टाइम में हुआ कि जिन परिवारों के पास एक ही स्मार्टफ़ोन था, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया वो अब जब आप डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, बिना डिजिटल पेमेंट या बिना क्यूआर कोड, बिना यूपीआई के नहीं होता है सब लोग। तो मुझे लगता है उनके पास ये इस ज़रूरत को उन्होंने समझा, और ये बहुत मुझे लगता है सब बहुत अलग विचित्र बात भी है भारत में, क्योंकि आप दुनिया के और देशों में देखेंगे तो आप पाएँगे कि टेक्नोलॉजी जो अडॉप्शन है, वो ऊपर से नीचे आता है। इंडिया में क्या है कि बहुत जो आप सबसे ग्राउंड बॉटम अप नीचे से आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे इन जो लोगों को टेक्नोलॉजी लानी पड़ी अपनी लाइफ में, जो कि शायद वो आउट ऑफ चॉइस नहीं था, आउट ऑफ नेसेसिटी था, क्योंकि उनको अपना बच्चों की पढ़ाई देखनी है, उनको अपनी पेमेंट लेने का देखना है। तो वो जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत बड़ा एक बदलाव आया है कि बैंकिंग, अब आप अगर ये समझिए एक रिक्शा वाले हैं, उनको बैंक जाना पड़े तो उनको 2 घंटे लगा के वो बैंक लाइन में लगेंगे, उससे ज़्यादा वो अगर यहीं पे पेमेंट रिसीव कर लेते हैं और मोबाइल बैंकिंग हो जाती है उनकी, तो उनकी कितना समय सहूलियत हो गई है। तो वो मुझे लगता है वहाँ पे उनकी जीवन में आप जो बता रहे हैं काफ़ी बदलाव आया है इससे। ओके। यार इन सब बातों से पहले अगर हम एक बात करें कि स्मार्टफ़ोन से पहले, तो स्मार्टफ़ोन से पहले हम बात कर सकते हैं इंटरनेट की। क्योंकि इंटरनेट के रेवोल्यूशन को आप किस तरीके से देखते हो हिंदुस्तान में? और सबसे पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई इंटरनेट के डेमोक्रेटाइजेशन को, इंटरनेट का लोकतांत्रिकरण जो हुआ है हिंदुस्तान में, और जिसमें सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का था। और जैसे मैंने अभी बात की कि जो टिकटॉक जब बैन हुआ तो उसके सीईओ ने कहा कि भाई हिंदुस्तान में हमने इंटरनेट का डेमोक्रेटाइजेशन किया है टिकटॉक के जरिए। गांव में बच्चों ने या बड़े बुजुर्गों ने तो नहीं, बच्चों ने या अडल्ट ने इसलिए फोन खरीदे थे स्मार्टफोन्स, क्योंकि उनको टिकटॉक पे ये शॉर्ट्स या रील्स बनाने थे। तो आप इंटरनेट का शहर से गांव में पहुंचने का की जर्नी को कैसे देखते हैं और फिर स्मार्टफोन उसमें ऐड होता है? देखिए, पहले तो आपने अभी बोला कि जो बुजुर्गों ने की आपने बात की कि उनके तक नहीं पहुंचा। मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कल एक स्टैट्स पढ़ा, उसके हिसाब से जो अर्बन एरिया के बुजुर्ग हैं 44 प्लस,
उनका स्मार्टफोन यूज करना और इंटरनेट यूज करने में डिक्लाइन देखा गया है 9%। और जो रूरल एरिया है उनमें अब एक सर्ज देखा गया है, तो उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया इंटरनेट का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में 55% जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। तो रूरल एरिया में जो इंटरनेट का यूज़ है वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। तो डेमोक्रेटाइजेशन डेफिनेटली हुआ है, बट फिर वही सेम बात जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में की कि इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ, जो 2 दिन पहले निर्मला सीतारमन जी ने रखा यहाँ पे पार्लियामेंट में, उस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हर 4 में से 3 व्यक्ति जो गांव में यूज कर रहा है इंटरनेट को, वो केवल सोशल मीडिया के लिए ही प्रयोग कर रहा है उसका। तो एक जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, बट उसके जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आइसोलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जिस चीज के लिए उसको प्रयोग किया जाना था, जैसे अभी आपने बोला कि उसका प्रयोग कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक गन्ने का एग्जांपल दूं कि गन्ने को हम जब गांव में गन्ने होते थे उसके मिल लेके जाना पड़ता था, फिर पर्ची कटती थी, पेमेंट होता था, तो इतना करते करते कमीशन कटते कटते 6 से 8% तो कमीशन में चले जाते थे। अब क्या होता है, अब वो लोग अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं, डिजिटल पेमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ जाती है और उनको, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, बट डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से उसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिले हैं। ओके, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मेरी जो मानना ये है कि डेमोक्रेसी में इंटरनेट ने, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि डेमोक्रेटाइजेशन हुई इंटरनेट की। मैं कहता हूँ ज्ञान की भी डेमोक्रेटाइजेशन हुई है। नॉलेज की लोकतांत्रिकरण की बात जो इंटरनेट के माध्यम से आई है, वो सबसे अहम भूमिका है। आंकड़ों की बात हुई तो एक आंकड़ा ये भी है कि भारत में करीब 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है। और अगर आप यूथ पॉपुलेशन में देखोगे, स्पेशली जो एज ग्रुप 14 to 16 एज के माध्यम अराउंड है, उनमें करीब 90% उनके पास स्मार्टफोन है। और उसमें से 85% लोग ये जान रहे हैं कि इसका डिजिटल एफिशिएंसी कैसे यूज करना है। मतलब वो यूथ, वो जेनजी जिसके पास अपनी जनरेशन की जो चुनौतियां हैं, जहां डिजिटल सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट है, वहां पे एक यूथ इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट और इतना ज्यादा पोटेंशियल के साथ वो जान रहा है 85 से 90% के माध्यम में कि कैसे उस डिजिटल को क्यूरेट करना है, कैसे उसको डाइजेस्ट करना है। ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी तौर पे आप देखो कि मैं अमर्त्य सेन की इस बात को देखता हूं कि जब वो कैपेबिलिटी ऑफ अप्रोच की बात करते हैं, तो ये साथ ही साथ लोगों में अप्रोच एक कैपेबिलिटीज के बढ़ाता है कि डेवलपमेंट की जो कैपेबिलिटीज की बात होती है, इंटरनेट ने या स्मार्टफोन ने इस चीज को बढ़ाया। दूसरी एग्जांपल आप ले लीजिए कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात आई। जो अपॉर्चुनिटी शहर में स्मार्टफोन के एब्सेंस में या कुछ एलीट वर्गों के लोगों तक सीमित रह जाती थी, आज वो इंटरनेट का ही असर है कि गांव के सबसे अंतिम लोगों के बैठने के पास भले ही उनके सर पे छत ना हो, भले ही उनके रात के भोजन का क्या हो इनको जानकारी नहीं है, बट ड्यू टू नेसेसिटीज ही उनके पास स्मार्टफोन आए। वो स्मार्टफोन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का एक बेहद सशक्त उदाहरण कि आप उसको देख सकते हो कि उसके घर में जितने भी लोग हैं, उससे उसके बच्चे उसके लिए उससे उस फोन से पढ़ाई कर रहे हैं। उसके पिता अगर कृषक हैं तो देख रहे हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। अगर उसके पिता मजदूर हैं तो ये देख रहे हैं कि डीबीटी में मेरा जो मनरेगा का पेमेंट है वो आया है कि नहीं। तो ये सारे होलिस्टिक अप्रोच जो आई है, होलिस्टिक डायमेंशन से रूप से ने इंटरनेट ने रूरल यूथ को और रूरल एस्पेक्ट को इतना मजबूत किया है। ओके, अच्छा आप बताइए सर, आप क्या? आपने जैसे इंटरनेट के बारे में पूछा कि भारत में इंटरनेट के, तो जब इंटरनेट स्टार्टिंग में आया तो जो इसका यूज़र बेस था, आप उसमें देखेंगे तो सोशल मीडिया के साथ मैं लिंक करके बताऊं अगर यदि इसे, तो कुछ ही जो आप इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन मिडिल क्लास अपर क्लास, वो एक सोशल ग्रुप था जिसकी प्रेजेंस थी। और वो जैसे आप देखिए कि ब्लॉगिंग के माध्यम से वो उसमें अपने लेख लिख रहे हैं, तो बहुत धीमे इस तरह से शुरुआत हुई इंटरनेट जो इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे फिर जब मुझे लगता है फेसबुक का जैसे चलन बढ़ा, कि आप 2008-10 के आसपास जब देखते हैं फेसबुक, क्योंकि हम जब स्कूल में थे तो हमारे टाइम पे जो सोशल मीडिया का मतलब, इंटरनेट का मतलब था फेसबुक। तो जो फेसबुक का टाइम था, वहां पे जो आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट की जो बात करें वो वहां से होता है कि अब वो हर व्यक्ति अपनी, अब ये जो इंटरनेट पहले आप ब्लॉगिंग कौन करते थे, सिर्फ एक चुनिंदा वर्ग के लोग थोड़े से, लेकिन जब आपने फेसबुक आया तो
आम लोग भी अपनी ओपिनियन देने लगे उधर। छोटे कोई भी इंसान रहेगा, सब अपनी ओपिनियन, तो एक जो वॉइस मिला लोगों को, वो मुझे लगता है फेसबुक का उसमें बहुत बड़ा एक जो आप इवोल्यूशन ट्रैक करते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया का, तो वो आप पाएंगे। उसके बाद फिर जो हमने जैसे 2016 की बात की इंटरनेट और उसके बाद सोशल मीडिया, जियो ने अब जिस तरीके से जियो बदला। ने जो बदला, उसके बाद मुझे लगता है कि अब एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा जो डेमोक्रेटाइजेशन था, अब उसमें एक एंटरटेनमेंट वाला जो एंगल है वो बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, जो मुझे लगता है, और जिसके कुछ बहुत ही नेगेटिव परिणाम भी हैं, जो कि हम अगर एक हम क्योंकि छात्र, हम राजनीति विज्ञान के छात्र भी हैं, तो हम पॉलिटिकल साइंस के अगर उससे सोचें इसको, तो हम देखते हैं कि कैसे हमें एक सजग सिटीजन होना पड़ेगा। एक लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब हम लोग, और ये आप देखेंगे कि बहुत एक चलन पाया जाता है कि लोगों को डिस्ट्रैक्टेड रखने का, तो सोशल मीडिया बहुत एक ओपियम है। जैसे जो मार्क्स ने रिलीजन को ओपियम ऑफ द मासेस बोला, तो इन एक तरह से आप सोशल मीडिया को आपने आज वो बना दिया ओपियम ऑफ द मासेस की सब लोग अपना शाम को जाके बस रील देखने में, स्क्रॉलिंग करने में व्यस्त हैं। तो वो जो इंटरनेट का एक बहुत छोटे लोगों द्वारा प्रयोग, बहुत ही स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखने के लिए, उससे बदल के आज जो आ गया है, तो ये मुझे लगता है ये बहुत एक बड़ा इवोल्यूशन है, जिसके अभी चेंजेस तो हमने बहुत बहुत सरफेस लेवल के चेंजेस देखे हैं। इस पे काफी सालों बाद हमें जो इसके और गहरे परिणाम है वो सामने आएंगे। ओके सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई 6.5 लाख के तकरीबन गांव है हिंदुस्तान में, और सरकार तो दावा करती है कि हर जगह बिजली पहुंच गई है, पर गांव में वो आदम कौंडवी की बात है ना कि हाँ, तुम्हारे फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी ये हैं। दावे किताबी है। तो मैं 2 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं, एक तो चूरू की और एक बिल्कुल उसके ऑक्सीमोरन काजा। तो चूरू में अभी भी आप सरकारी तौर पे देख सकते हो कि जो ढाणियां हैं, जो हेमलेट्स हैं, वहां पर हो सकता है कि सरकारी दावा ये है कि बिजली पहुंची है, पर वहां पे बिजली नहीं है। इसी तरीके से काजा में अगर हम देखें, जो लाहौल स्पीति में है, तो काजा में ऊपर एक गांव है चिचम ब्रिज जहां बना हुआ है, वहां भी बिजली पहुंची होगी अभी। पर इन दोनों गांव में एक चीज की समानता है, वहां बिजली से पहले स्मार्टफोन पहुंच चुके थे, और जब स्मार्टफोन पहुंचे उससे पहले ये सीन था कि वहां पे दोनों जगह पे टावर नहीं है, जो वहां की भाषा में कहते हैं कि भाई टावर नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर फोन करने जाते थे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, और अपना वो फोन का यूटिलाइजेशन करते थे। तो इस तरीके के उन जगहों पे, उन रूरल आउटफिट्स में हिंदुस्तान के जहां पे फोन पहुंचा है, तो वहां पर सोशल मीडिया के अलावा अगर वो मिडिल क्लास है या वो लोअर मिडिल क्लास है या जो भी वो क्लास है, उसने किस तरीके से चेंज किया है उन लोगों की जिंदगी को? सर मुझे लगता है कि अगर इंटरनेट पहुंचा है वहां पे, तो मुझे लगता है कि डिजिटल डिवाइड कम हो गया है। डिजिटल डिवाइड फोन पहुंचा है, मतलब फोन फोन, पहुंचा है, तो हाँ। डिजिटल डिवाइड काफी कम हो गया है। बट उससे होने वाले इम्पैक्ट, अब मैं सबसे पहले बात करना जिस चीज पे मैं सबसे ज्यादा इस चर्चा में कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, वो है इंटरनेट का और वुमेन का जो इंटरसेक्शन है, उनको कैसे, उनकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसका, एक मिस इन्फॉर्मेशन से, कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है इंटरनेट पे, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है एक वुमेन की लाइफ को। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लें, अमेजन प्राइम पे एक अभी रिसेंटली सीरीज आई थी मटिल्डा हाउस, जिसने मिरांडा हाउस कॉलेज को एक बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुए। बट अगर आप इस चीज़ को समझें, अगर वो इन्फॉर्मेशन एक गांव के इंसान तक पहुंचेगी, उस सीरीज के बारे में, उस इंसान उस सीरीज को देखेगा या समझेगा कि हाँ लड़कियां ऐसे कर रही हैं, जिसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, फ्यूचर में अगर उसकी बेटी को उस कॉलेज में जाना होगा, तो वो अपनी बेटी को अलाउ नहीं करेगा उस कॉलेज में आने के लिए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जो इस साल पब्लिश हुई, उसके हिसाब से जो लड़के माइग्रेट करते हैं गांव से शहरों में पढ़ाई करने के लिए, उनके कंपैरिजन में लड़कियां बहुत कम माइग्रेट करती हैं। और ये मिस इन्फॉर्मेशन उसका बहुत बड़ा रीज़न है। ये इसलिए है क्योंकि अर्बन सिटीजन जो हैं वो लिटरेट ज़्यादा हैं, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो फैक्ट्स को चेक कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। बट रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं होता। इसका एक और सबसे प्राइम एग्जांपल है ये जो यूजीसी का इक्विटी का जो रूल आया, इसमें एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई एसआरसीसी का, कि उसमें ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि एसआरसीसी के एक लड़के ने एक लड़की के अगेंस्ट फेक केस कर दिया है। बाद में कॉलेज ने एक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला, उन्होंने बोला कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा सच नहीं है। बट अगर यही न्यूज़ गांव तक पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे वो फैक्ट चेक नहीं हो सकता, वहाँ पे फिल्टर आउट नहीं हो सकता। इसकी वजह से कास्ट हेट बढ़ेगा,
और हेट बढ़ेगा। जो एक सेम इसी बात पे मैं फिर से एक और डेटा बताना चाहता हूँ कि 2016 के बाद से जो कास्ट रिलेटेड हेट है वो रूरल एरियाज में डबल पेस से बढ़ा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेसबुक्स। तो ये एक सबसे प्राइम इम्पैक्ट है जो रूरल एरियाज में होता है इंटरनेट की वजह से, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेट ऑफ अफेयर है मिस इन्फॉर्मेशन। हो गया सर। आप वाली यूनिवर्सिटी तो बड़ी बदनाम है मिस इन्फॉर्मेशन और प्रेजुडिस जो है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं इस पे? मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ दोधारी तलवार की तरह है, तो आप किस सिरे रहना चाहते हो। दूसरी बात, जैसे कि ग्राम्स्की ने कल्चरल हेजेमनी की बात की या परसेप्शन की जो बात है, तो परसेप्शन ये मायने रखता है, मगर जो इंडिया में डिजिटल तो आ गई, डिजिटलाइजेशन तो हो रही है, मगर डिजिटल लिटरेसी की कमी बहुत ज़्यादा है। और जब तक डिजिटलाइजेशन और डिजिटल लिटरेसी के बीच ये जो गैप है इसको भरी नहीं जाएगी, तब तक 2018 में जैसे व्हाट्सएप के मिस इन्फॉर्मेशन के कारण लिंचिंग जैसे कई जगहों पे ऐसे हुए या कंटिन्यू होते रहते हैं, जैसे हमने ने एग्जांपल दिया, उस पर बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर आप यूथ को अगर आप तलवार दे रहे हो, यानी अगर आप उसको डिजिटलाइजेशन दे रहे हो, स्मार्टफोन दे रहे हो, इंटरनेट दे रहे हो, तो आपको उसके क्या रिस्ट्रिक्शन है और कैसे रिस्ट्रिक्शन रखना होगा, आपको इस तक भी पहुंच जितनी जल्दी की ली जाए उतनी बेहतर है। और दूसरी बात कि इससे होने वाले क्या नुकसान है और उसको आप कैसे टैकल करेंगे, इसमें हम लोग बहुत पीछे, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और इससे बढ़कर भी मैं ये मानता हूँ कि गांव के लोग भले लिटरेट ना हो, उन तक मिस इन्फॉर्मेशन चीज़ें बहुत आसानी से पहुँच जाती है, मगर बात यह है कि अब एजुकेशन के मामले में और लिटरेसी रेट के मामले में भले डिजिटल लिटरेशन बहुत कम हो, मगर जो कॉमन लिटरेसी रेट है वो धीरे धीरे उनमें भी बढ़ी है, क्योंकि लगभग हर घर से करीब 2-3 घर से 1-2 लोग शहर आए पढ़ने के लिए। भले ही वो आप वो नौकरी के मामले में उनको सफल या असफल मानो, लेकिन शहर में रहें, जो आप सिविक सेंस की बातें करते हैं या थोड़ी सी अवेयरनेस की बात करते हैं या के आसपास जो चीज़ें चल रही है उसके प्रति आप कितने इंटरेस्ट ले रहे हो, देश दुनिया में जो खबर, बेसिक बुनियादी चीज़ आपकी समझ है कि नहीं, वो चीज़ें डेवलप हुई है। और उसी अंडरस्टैंडिंग के कारण गांव में जो ये बड़ी चीज़ों पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन के कारण ऐसा ऐसा हो सकता है, उस अंडरस्टैंडिंग के कारण आज भी चीज़ें कंट्रोल में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें उपाय मेजर्स करने चाहिए उसको और डिले किया जाए, जितनी जल्दी वो मेजर्स ले जाने चाहिए। एआई के ज़माने में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट दोनों मिल गई है, तब हमें और सतर्क रहने की ज़्यादा आवश्यकता एक है। पॉलिटिक्स और छोड़ दिया आपने इसमें, एक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स वाली बात और छोड़ हाँ, दी, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री और बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। आप एक बात कह रहे हो कि भाई उसमें रेस्ट्रिक्शन हो रही है सब, तो सेंसरशिप कैसे कर सकते हो आप? सेंसरशिप कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मतलब करना, मैं तो कर सकते हैं वो वाली बात नहीं कह रहा, मैं करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए नहीं, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। हर एक चीज़ का किसी भी कोई भी कंटेंट जाता हो, या शुरुआत में जब आप एआई से या इंटरनेट के ज़माने से थोड़ा पीछे चलिए, किताब की जब दुनिया थी, किताब के जो लोग पहली दफ़ा आई थी या फिर धीरे धीरे किताब की जो मार्केट हुई, नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बातें आपके हिस्से के लिए छोड़ दूंगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं उस पर आता हूँ। तो किताब में भी कुछ किताब कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए थी, कुछ किताबें जो माता पिता पहले पढ़ते थे वो बच्चों से छुपा के रखते थे, या आप रिलीजियस भी कुछ किताबें हो जाए, वो रिलीजियस किताबें घर में सारे लोगों को पढ़ने का अलाउ नहीं था। तो हर एक कंटेंट हर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है। तो उसी प्रकार आप इंटरनेट मीडिया को उसे कंपैरिजन करो कि जो भी, या कुछ फिल्में आती हैं जो कहता है कि 18 वर्ष के ऊपर से देखी जा सकती है, तो ठीक इसी प्रकार हर एक कंटेंट जो तैयार हो रही है, चाहे आप स्मार्टफोन में या आप एजुकेशन में, जिस इंटरटेनमेंट के पर्पज से, उसका आपको एक तय करना होगा कि हमारी ऑडियंस क्या है, कहाँ इसका रिस्ट्रिक्शन जाना चाहिए, कहाँ इसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत नई चीज़ें नहीं है, ये हर डोमेन में पहले से रहा है और हम इसके यूज टू हैं। सर इस पे मैं एक ऐड करना चाहूँगा, जैसे आयुष जी ने बात की कि कैसे ये जो इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग इज काइंड ऑफ एआई, तो इसमें एक एल्गोरिदम की प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर मैं अपने इंस्टाग्राम को ओपन करूँ और उस पर जाके सर्च करूँ कुकिंग, मैं 2 रील्स देखूंगा कुकिंग की, चौथी पांचवी छठी रील अपने आप कुकिंग की आने लग जाएगी। ये प्रॉब्लम है एल्गोरिदम की। अभी स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन के ऐड आएंगे सब। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे हम लोग बैठ के स्मार्टफोन की बात करें, हम 2 चीजें स्मार्टफोन की देखें, अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ शूज, मैं जैसे ही इंस्टा ओपन करूंगा मेरा तीसरा एडवर्टीजमेंट शूज का होगा। तो ये एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए हम कुछ किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इसके लिए जो अभी मैंने जैसे बात की, इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी वो एक बहुत कारगर साबित हो सकती हैं, क्योंकि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ने एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगाई है सोशल मीडिया पे।
क्योंकि इंडिया में 75% यूथ जो यूज़ कर रहा है इंटरनेट को, वो सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर रहा है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी पुट एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया कि हाँ 13 साल तक 14 साल तक के बच्चे सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होगा लॉन्ग टर्म में इंडिया में। आपका क्या ओपिनियन है सर इस पे, सेंसरशिप पे सोशल मीडिया? मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि जो हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि एज अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, पर हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है, और जो एंगल मैं लेके आना चाहता हूँ कि इसमें समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि आप जो इसको डिजिटल लिटरेसी, जो अभी हमने कुछ वर्ड यूज़ किया, डिजिटल लिटरेसी इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है कि किस तरह से हम इंटरनेट का यूज़ करें, रादर देन हम रेगुलेशन के ऊपर ओवर रिलायंस करें या हम गवर्नमेंट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस करें, क्योंकि उसकी एक सीमा है और उसके परिणाम भी होंगे अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करके। और जैसे कंपनी की बात है, आप अब अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ पे फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम ये खुद ही कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से फिल्टर लगाए हैं कि बच्चे ना यूज़ करें। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है कि उन कंपनीज का तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि उस पर आप ज़्यादा समय बिताएं, तो उनके आपको भरोसा नहीं कर सकते। सरकार के हाथ में आप पूरी पावर दे नहीं सकते सेंसरशिप की, तो आपको तीसरा स्तंभ कौन बचा? समाज। तो मुझे लगता है इसमें समाज का रोल, जैसे पेरेंट्स का रोल बहुत बढ़ जाता है कि वो अपने बच्चों को, अब क्या है, पेरेंट्स सोचते हैं कि 2 साल 3 साल के बच्चे आप देखेंगे पबजी खेल रहे हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं पूरा टाइम इंस्टाग्राम यूज़ करने, तो यहाँ पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा भी बिजी है, हम अपना काम करें, बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दिया, वो भी खुश, बच्चा भी खुश। यहाँ पे मुझे लगता है वो एक पेरेंट्स को समझना कि इस इंटरनेट को जो आप आदत बच्चे को डाल रहे हो, या जो समय से पहले जो आपने बात बताई वो बिल्कुल ठीक थी कि हमें हर चीज़ का एक समय हो सकता है, उस समय से पहले चीज़ें बच्चे वो एक्सेस करेंगे तो उनका ही नुकसान है। बट इसमें हु इज़ द डिसीजन मेकर, वो डिसीजन मुझे लगता है एक बच्चे परिवार में ही और समाज में हम उस बात को डिसीजन ले, रादर देन सरकार के ऊपर ये डिसीजन छोड़ने का। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। यार एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ये अपने आप में इंडिविजुअल चीजें हैं, इंडिविजुअलिटी है। इसमें अगर आप समाज को घुसेड़ोगे या आप समाज को एंटर करते हो तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि समाज के तो खिलाफ है फोन। एक तरीके से देखें, जो चीज सामाजिक तौर पे कल्चरली ट्रेडिशनली हमारे तौर तरीकों में आती जा रही थी, उनको हमने निकाला है और उनके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है सोशल मीडिया और इन सब चीजों से। तो अगर जैसे आपने सोशल मीडिया की बात करी तो नेपाल का जेन जी रेवोल्यूशन जो है, तो वो तो पूरा का पूरा सिर्फ इसी सोशल मीडिया के बिहाफ से शुरू हुआ था कि वो अमीरों के जो बच्चे थे वो फ्लेक्स कर रहे थे उसके ऊपर में। तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि अगर आप देखें कि भाई सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और सोसाइटी, इसके अलावा एल्गोरिदम है असली चीज। तो मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला भील से रिलेटेड, भील कम्युनिटी से रिलेटेड, उसमें मेरे 20,000 व्यूज आए, उसमें मेरी कमाई होती है $2। एक मैंने वीडियो डाला दिल्ली के इतिहास के ऊपर, ठीक है, उसमें 20,000 व्यूज आए, उसमें मेरी कमाई होती है $50। ठीक है, एक मैंने वीडियो डाला जिसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ दिल्ली और वॉशिंगटन की, उसमें मेरे 20,000 व्यूज आए, उसमें मेरे पैसे आते हैं $104। अब जिस तरीके से आपकी सोसाइटी कास्टिस्ट है, उसी तरीके से यूट्यूब और उसका एल्गोरिदम कास्टिस्ट है। हाँ, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे उसमें, ये मैं वैसे कुछ बना के नहीं बता रहा। तो आप इस एल्गोरिदम का और इस चीज का, सोशल मीडिया का पॉलिटिकल यूज जो है उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इसमें जैसे आपने जो बताया, सोसाइटी और पॉलिटिकल दोनों चीजें। हाँ, तो देखो एल्गोरिदम जो है, जैसे मैंने बताया, वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका आपको हुक रखने में स्क्रीन के सामने, और उसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमेशा ज़्यादा एम्पलीफाई होती है। आपने दुनिया भर के इसमें बतेरो एग्जाम्पल हैं जिनसे पता चलता है कि जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है और वो ज़्यादा तेज़ी से एम्पलीफाई होता है और सोशल मीडिया पे स्प्रेड होता है। तो वो चीज़ आपकी बात मानी कि एल्गोरिदम तो इस तरह से काम कर रहा है। अब इसमें जो रेगुलेशन की बात आएगी, वो मुझे लगता है कि जो कुछ कंपनियां हैं, जैसे आप अगर पूरा सोशल मीडिया पूरी दुनिया का देखें, आप सिर्फ 3-4 कंपनियों के हाथ में है,
तो वो जो जो टू बिग हैं, वो जो उनको आप किस तरह से, या तो आप उनका, अमेरिका में बहुत डिबेट चलती है इस बात पे कि आप उनका ब्रेक, उनको कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज, वो दे आर टू बिग नाउ, उनको आप थोड़ा ब्रेक करके छोटी कंपनी बढ़े ताकि नया कंपटीशन भी आए, नए प्लेयर्स आ सके उसमें, क्योंकि क्या करते हैं अदरवाइज वो कोई नया प्लेयर आता भी है उसको खरीद लेंगे। अब आप देखिए आज एक मेटा कंपनी है, व्हाट्सएप भी उसी का है, फेसबुक भी उसी का है, इंस्टाग्राम भी उसी का है, तीनों उसी के हैं। इसी तरह से सिर्फ कुछ ही बड़ी कंपनी, गूगल की सारी सर्विसेज। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये बिग टेक जो आपने बताया कि हाउ दे आर डिटरमाइनिंग हमारी जो क्या हमारी इच्छाएं रहेंगी, हम क्या चीज़ देखेंगे और किस तरह से हमारी इच्छाएं मोल्ड की जाती हैं, तो वो सारा चीज़ें तो बिल्कुल बहुत बिग टेक जिसको नाम दिया जाता है वो डिसाइड कर रहा है एल्गोरिदम के माध्यम से। और इसमें ओपेसिटी है, इसमें हमें नहीं पता है कि हम ये कैसे काम करता है। जैसे इसको एक ब्लैक बॉक्स की चीज़ कहाँ से चीज़ है कि हमें नहीं पता है कि इसमें कौन डिसीजन, कहाँ से डिसीजन हो रहा है। तो इसमें अल्टीमेटली सिटीजन अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे इसमें कि हाँ इसके परिणाम को समझ के। अब जैसे माँ बाप को, जब मैं समाज की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को कंट्रोल दे दो कि क्या चीज़ मॉरल पुलिसिंग हो या समाज डिसाइड करे क्या चीज़ सही है गलत। मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम देखें कि ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं पावर अपने हाथ में लेके, कि इसके क्या परिणाम हमारी लाइफ पे हो रहे हैं, हमारे आसपास हो रहे हैं, वो जागरूकता की ज़रूरत है। उसके बाद ही हम इसको टैकल कर सकते हैं। सर इसमें 2 चीज़ें हैं, आप उसको ऐड ऑन करके बताना कि हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, यहाँ तो लिटरेसी रेट ही 100% नहीं है इस देश में। और बहुत सी जगहों पे शायद केरला में 100% होगी, 99 कुछ है, वहां पे है। दूसरी बात, मैं जो मेरा कंसर्न जो है कि सोशल मीडिया जो है वो भी इंसानों को, हिंदुस्तान के इंसानों को उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां, जिस तरीके के लोग यहाँ पे कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं या ना करते हैं, ठीक है, कि भाई उसी तरीके से देख रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स को ऐड कर दीजिए, पॉलिटिकल एजेंडाज, प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी के थॉट्स को पेनिट्रेट करने के लिए। तो इन सब चीजों को मिला के आपका क्या ओपिनियन है? पॉलिटिकल एजेंडा तो बिल्कुल है, इसकी वजह से राइट्स होते हैं, लिंचिंग होती है, जैसे आपने बोला, जैसे 2017 में सहारनपुर में दंगे हुए, वो सब चीज़ें तो होती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको कास्ट और पॉलिटिक्स को बाद में बात करूँ, मैं सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी की ही बात करूँ, तो डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। बिकॉज जब कोविड-19 की वैक्सीन आई तो एवरीवन वाज स्केप्टिकल पूरे कंट्री में कि ये वैक्सीन हमें लेनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन वो जो फेक इन्फॉर्मेशन पहुंची लोगों तक कि कैंसर हो जाएगा इसको लगाने से, हार्ट अटैक आ जाएगा, इस वजह से गाँव में लोग वैक्सीन लगवाने से ही मना कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम तो डिजिटल लिटरेसी की जेन्युइन है। अब आते हैं कास्ट पे और उससे रिलेटेड होने वाली पॉलिटिक्स पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि अगर मैं जाऊं, यहाँ पे फिर से एल्गोरिदम का फैक्टर आ जाता है। अगर मैं जाऊं और एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सर्च करूं इंटरनेट पे या जानना चाहूं, तो फिर मेरा एल्गोरिदम उसी के हिसाब से वर्क करेगा, उसके प्रो वर्क करेगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, इफ आई एम अ लेफ्ट लीनिंग पर्सन, इफ आई एम गोइंग एंड सर्चिंग फ्यू द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर लेफ्ट लीनिंग, देन माय एंटायर एल्गोरिदम विल वर्क अकॉर्डिंगली। फिर वो उन्हीं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मुझे दिखाएगा, उनकी आईडीज़ मुझे दिखाएगा, जो स्टूडेंट्स उससे एसोसिएटेड हैं, जो उससे एफिलिएटेड हैं, उनकी आईडीज़ मुझे रिकमेंड करेगा। तो ये इस तरीके से ये भी एक प्रॉब्लमेटिक अफेयर है जो यहाँ पे एल्गोरिदम जिस तरीके से वर्क करता है। अब अगर मैं कास्ट की बात करूँ, तो मैंने पहले भी बोला, कास्ट हेट जो बढ़ा है उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट पे जो चीज़ें, क्योंकि सेम वही बात, क्योंकि देयर इज़ नो प्रूफ रीडिंग, देयर इज़ नो फैक्ट चेक मशीन जो फैक्ट को क्लियर करके फिर आगे फॉरवर्ड करे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो वही परसीव कर लेते हैं। स्पेशली समवन हु इज़ इलिटरेट, ही विल थिंक हाँ, इफ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग जो फ़ोन पे मुझे दिख रहा है तो ये तो सही होगा, क्योंकि वो मुझे फ़ोन पे दिख रहा है, क्योंकि वो मुझे कोई बता नहीं रहा है, तो मुझे वो उसमें मैं रिलाई नहीं करूँ, क्योंकि मुझे वैलिडेशन है, फ़ोन में दिख रहा है तो पक्का वो सही होगा ही होगा। अगर उन्होंने फ़ोन में देखा कि हाँ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मारा, ऐसा सहारनपुर में हुआ कि वहाँ पे एक राजपूत प्रोसेशन जा रहा था, दलित लोगों ने उसको देखा, उसका विरोध किया, उस पर लिंचिंग हुई, लेकिन उसके बाद जब वो इंटरनेट पे पहुंचा तो वो एक अलग लेवल पे स्प्रेड हुआ, एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा बन गया, उसके बाद वहाँ पे दंगे हुए। मैं गोंडा से आता हूँ, हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे ही हुआ, जिस तरीके से जब दुर्गा पूजा हुई, जब मूर्ति जा रही थी, किसी ने उस पर पत्थर फेंक दिया, एक दूसरी कम्युनिटी ने। लेकिन जब वो इंटरनेट तक पहुंचा, हमारे ग्रुप में पहुंचा, हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचा, तो वो कुछ एक अलग स्टोरी बन चुकी थी, किसी ने मारा, किसी ने पीटा, एक अलग स्टोरी बन चुकी थी। लेकिन लोग उस स्टोरी पे बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो मैं फ़ोन में देख रहा हूँ, तो वो फ़ोन
उसको वैलिडेट कर रहा विजुअल है, विजुअल वैलिडेशन। वैलिडेशन एक तरीके से। हाँ, आप बताओ सर इस पे क्या ओपिनियन है आपका? और इसमें स्टार्टिंग में मैं एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो इजाद ही इस तरीके से हुआ है कि भाई फेक और प्रोपेगेंडा। एक और चीज है यार, मेरे को ये चीज काफी समझ नहीं आती, जैसे हम कहते हैं फेक न्यूज, तो न्यूज कभी फेक नहीं हो सकती। ये दो ऑक्सीमोरन चीजें हैं। न्यूज का मतलब ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें फैक्ट चेक किए गए हो, और जो एक लार्ज ऑडियंस को, लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करे, और जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, तो ये उसका मतलब होता है। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो पॉलिटिकल लोग भी यूज करते हैं, सोसाइटी भी यूज करती है, और सोसाइटी के साथ कास्ट के जो लोग हैं वो भी यूज करते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, आप किसी दूसरी जाति हूँ, मैं किसी दूसरी जाति का हूँ, मैंने आपकी जाति के खिलाफ कुछ गलत सलत बोल दिया, ठीक है, मेरा तो बस मेरे को बोलना है। अब जो आपकी जाति के लोग हैं वो मेरे को टारगेट नहीं करेंगे, वो मेरी जाति को लेके और वहां पे कमेंट और ये करना, और वो आपस में हमने लड़ा दिया। तो इस सिनारियो को आप कैसे देखते हो? सबसे पहली बात, मुझे ये सारी सिनेरियो पे एक बहुत बड़े शायर हुए कृष्ण बिहारी नूर, वो कहते हैं आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूँ, मगर आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। तो बात ये है कि आप चाहे सोशल एक्सपेक्ट को देखो या पॉलिटिकल एक्सपेक्ट को देखो, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ वाली बात पे आता हूँ कि न्यूज़ और फेक दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। मैं कहता हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों भी एक साथ नहीं हो सकती। ह्यूमन भी, उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। न्यूज़ के 5 एलिमेंट्स माने जाते हैं, 5W1H। जिस भी खबर में 5W और 1H, ये किसी भी खबर को खबर कहने की परिभाषा है। जिसमें ये 6 एलिमेंट है वही खबर हो सकता है, जिसमें ये 6 वो नहीं है वो खबर नहीं हो सकता। हमने जी कुछ एक ऐसा किस्सा हम लोग यहाँ बैठ के बनाते हैं जिसमें 5W और 1H, ये जो खबर की जो फॉर्मूला है वो शामिल कर देते हैं, तो वो भी खबर हो जाएगी खबर की परिभाषा के अनुसार। लेकिन जब वो सोशल डोमेन में जाएगी, कुछ लोग अपना पॉलिटिकल पंडित कह लीजिए या सामाजिक पंडित कह लीजिए या टेक्नोलॉजिकल पंडित कह लीजिए, वो लोग जब देखेंगे इसको तो अपने अपने तरीके से वेरीफाई करेंगे, फिर उसके सोर्सेज पे जाएंगे, तब पता लगेगा कि नहीं हम लोगों ने कुछ अपना मैनिपुलेट किया है, हम लोगों ने अपनी मस्ती में बनाई है। तब वो जाके पता लगता है कि नहीं, खबरें भी फेक हो सकती है, जब व्यक्ति फेक हो सकती है, जब धारणाएं फेक हो सकती है। जैसे कार्ल मार्क्स सर ने कहा कि कैसे उन्होंने धर्म को एक अफीम की तरह कहा है, उन्होंने एक आइडियोलॉजी को भी मिथ कहा है। तो जो व्यक्ति के नाम पे, कार्ल मार्क्स के ही नाम पे, उनकी बातों को ले लीजिए, इतनी बड़ी लेफ्ट आइडियोलॉजी चलती है या मार्क्स आइडियोलॉजी या कोई भी आइडियोलॉजी, उनके लिए तो उन्होंने आइडियोलॉजी को ही मिथ कहते हैं। तो हर चीज़ों की दो धारणा होती है। तो मेरा ये मानना है कि खबर फेक हो सकती है, बस शर्त क्या है कि वो 5 एलिमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसी रही बात कि कैसे इन फेक न्यूज़ का या किसी भी मिस इंटरप्रिटेशन का पॉलिटिकल यूज़ होता है, तो पॉलिटिकल यूज़ हर एक चीज़ का, आप चाहे किसी भी आप प्रोमिनेंट मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ लो लाई, या बात ही चल रही कि सरकार कुछ ऐसा लाने वाले या पॉपुलेशन कंट्रोल पे लो आने वाले, कभी चर्चा मानो सुगबुगाहट हो उठती है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल हो या रीजनल हो, वो ये देखते हैं सबके जितने वोट बैंक उनके रियल में ऑन ग्राउंड पे हैं, उतने ही वोट बैंक और उनके ही फॉलोवर उसी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पर या उनके सोशल मीडिया पे। अगर कुछ फेक फॉलोवर भी वहाँ हो गया, फिर फॉलोवर फेक कैसे हो सकता है, फॉलोवर फेक हो सकता है, उसी प्रकार न्यूज़ भी फेक हो सकती है। तो उसी प्रपोर्शन को जो आपके रियल वोटर है, उसी प्रपोर्शन को सोशल मीडिया पे भी आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक पार्टी ये चाहती है कि जो मेरे वोट बैंक को मैं समाज में स्पीच पे जाके या रैलियां में जाके जो अपनी बातें कहूँ, वो रील्स में बनाऊं, वही रील्स वही वीडियो में बनाऊं, वही कंटेंट में तैयार करूं, वही आर्टिकल लिखूं जो मेरे वोट बैंक तक पहुंचे, जो मेरी आइडियोलॉजी उसको सूट करे, जो मेरी धारणाओं को पहुंचाए और दूसरे की धारणाओं को काउंटर नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल करे। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से अपनी चीजें करती रही है। दूसरी बात, अगर सामाजिक दायित्व के रूप में आप इसमें देखें तो हर एक चीज़, चाहे आप किसी भी लॉ के ले आओ, चाहे कोई कानून हो या सोशल मीडिया की भी हम बात कर रहे हैं या डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे सुपीरियर होती है। अगर वो ना हो तो कोई भी कानून सबसे खराब साबित हो सकती है। सिर्फ डेमोक्रेसी जब आई तो डेमोक्रेसी माना गया कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन आज डेमोक्रेसी जब इतनी लंबी जर्नी तय की है तो इसमें कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं, कितनी सारी खामियां हैं, ये दिन प्रतिदिन उजागर होते जा रही है। तो उसी प्रकार सोसाइटी जब तक वो तभी दुरुस्त होगा, चाहे किसी कानून को कह लीजिए या किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन कह लीजिए, या मेरे हाथ में किसी को आप छुरी दो और अगर उसमें मोरली और इथिकली आपको उसको कैपेबल ना बनाओ, उसमें कैपेबिलिटी पैदा ना करो, उसको सेंस पैदा ना करो, कंसाइंस पैदा ना करो, तब तक वो उसका मिसयूज ही ज़्यादा करेगा।
क्योंकि मिसयूज तो नेगेटिव चीज़ें कितनी जल्दी फैलती है, इसका भारतीय समाज बहुत बड़ा उदाहरण रहा है एंशिएंट से लेके अब तक। तो अब उसमें सोशल मीडिया की भूमिका अधिक बढ़ गई है। और तीसरी, सोशल इश्यू को दूर करने के लिए ठीक है कि मेंटली और इथिकली और बहुत ज़रूरी है, बट मेंटली और इथिकली के नाम पे आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हो। एक चीज़ और आपने कही आदित्य भाई कि सोशल मीडिया का जो ईजाद ही है या फ़ोन का ईजाद है, जो कहीं ना कहीं समाज से एक दूर एक अपनी इंडिविजुअलिटी की बात करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चाहे फ़ोन हो जाए या कोई सोशल मीडिया ऐप हो जाए, वो नाम में ही सोशल मीडिया है, सामाजिक माध्यम, जिसका माध्यम ही सामाजिक हो, वो अकेले कैसे हो सकता है? अरिस्टो ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यानी चाहे वो कुछ भी करे, उसके हर एक एक्शन का पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। तो ये कभी भी हम इसको एक वैक्यूम में एक दरकिनार करके नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ आपस में आके जुड़ेगी, और सेम थ्योरी जाती है यहाँ पे ये सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के साथ भी। मैं उस इंडिविजुअलिटी को इस तरीके से कह रहा था, अब वो आपकी बात में मैं ऐड कर दूं कि जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का नाम भी इंडिविजुअलिटी है, सोशल नहीं है। एक तरीके से देखें तो हर आदमी की अपनी आवाज। तो जब हम रील देखते हैं तो हम 5 लोगों के साथ बैठ के नहीं देखते, हम तो अपना खुद कंज्यूम करते हैं। हम एक्सप्रेस करते हैं तो 5 लोगों का ओपिनियन नहीं होता, हमारा अपना होता है। और जैसे मैं अभी बात कर रहा था, हे गाइज वाला जमाना गया, अब हे गाइज नहीं, हे गाय देख रहे हैं, सिर्फ एक गाय, वो गाय वाला गाय नहीं, एक छोरा है, एक छोरी देख रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इंडिविजुअलिटी को, और वो एक अच्छी चीज भी है, सबकी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियंस होती हैं, पर इसमें आदित्य जो आप बताए इंडिविजुअलिटी, लेकिन एक और फिनोमिनन हम देखा गया है, जैसे जो हार्बर्ट मार्क्यूज ने वन डायमेंशनल मैन जो बोला, क्योंकि हम एक ही तरह की चीजें देख रहे हैं, तो हम सब एक ही वन डायमेंशनल उसी तरह के बनते जा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो आप इंडिविजुअल, ये पैराडॉक्स भी है कि इंडिविजुअलिटी कैसे हार्म भी हो रही है, क्योंकि आप सब लोग जब एक ही तरह का कंटेंट और एक ही तरह के विषयों पर सेम चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो सब जो एक डाइवर्सिटी थी वो भी खत्म हो रही है। अब जैसे आपने अपना एग्जांपल बताया, जब आपने भिल वाला वीडियो बनाया तो आपको क्या मैसेज मिला कि आप ये भारत की विविधता मत दिखाओ, इससे आपको मोनिटाइजेशन नहीं मिलता है। आप रादर देन आप इंडिया, वॉशिंगटन और दिल्ली का कंपैरिजन दिखाओ, जो आपको समझ आई बात, यही बात और 10 लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे उनको भी यही बात समझ आएगी। आप धीरे धीरे क्या होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो जो भील के ऊपर कोई वीडियो बनाना बंद कर देगा, सब लोग बनाएंगे वॉशिंगटन और दिल्ली के ऊपर कंपैरिजन। तो हमें वॉशिंगटन और दिल्ली का तो पता होगा, लेकिन भील का नहीं पता होगा। तो ये जो एक और इंडिविजुअलिटी, इसी तरह से हम, जो आपने बताया कि एक इंसान देख रहा है, पर वही एक सब लोग वही सेम चीज देख रहे हैं, तो और उसी तरह की चीजें बन रही हैं। जो कमर्शियल है वही पॉपुलर, वही चल रहा है। तो इसके हर फील्ड में बहुत बात है आपकी, पर ये मिशेल फुको वाली वही बात होगी, गवर्नमेंटलिटी। हाँ, गवर्नमेंटलिटी वही उसी तरीके से। और एक और चीज जो हम, जैसे हम सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं ज्यादा, हम गांव की तरफ लौटते हैं, तो हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स जो है, जो डीबीटी है भाई जो बता रहे थे, या फिर हमारी आंगनवाड़ी है, या फिर हमारा नरेगा है, या हमारी जनधन योजना है। जनधन का तो पता नहीं कितना वो खुले खाते, पर मतलब बैंकिंग सिस्टम जो है, तो उसमें जब हम टेक्नोलॉजी हमने ऐड कर दी गांव में, और सरकार ने उसको बहुत इजी करने के लिए, तो उसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, इसका एम ही था फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो आप, जैसे हमने जनधन की बात की, तो जो जैम ट्रिनिटी की बात होती है, जनधन, आधार, मोबाइल, कि ये तीन तो ने मिलके भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन। आधार का एक जो सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू है कि बहुत लिमिटेड यूज हो आधार का, उतना ही सीमित है, अनलिमिटेड है। ये यहाँ पे आप देखिए गैप है जो हम सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको सब्सिडी चाहिए, वहां पे आपके लिए आधार मैंडेटरी हो सकता है, बट आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए वहां पे नहीं आधार मैंडेटरी, बट बिना आधार के आप नहीं खोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ग्राउंड पे लॉ कैसे ट्रांसलेट होता है, जैसे आप इसमें एक और बड़ा उदाहरण देखें तो आप 377 पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसके बाद भी पुलिस वालों ने केसेस दर्ज किए। वो जब रिपील हो चुका है 377 सेक्शन, वो डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, उसके बाद भी केसेस होते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा फिट बैठती है कि लॉ ऊपर से एक बोल दिया गया कि ये, उसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट होने में बहुत वक्त लगता है, और कई बार वो होता भी नहीं है उस तरह से। ग्राउंड पे रियलिटी बहुत डिफरेंट है जो लॉ में है, तो मैं उस तरह से देखा। वापस आइए उसी बात पे जो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे। जो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आपने जो पूछा, कि मुझे लगता है, देखिए
फाइनेंशियल इंक्लूजन की जहाँ तक बात है, वो बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि भारत में आप देखो तो जो आपने डीबीटी के थ्रू, हमने राजीव गांधी की फिर स्टेटमेंट है कि 1 पैसा सेंटर भेजता है तो 15 पैसे आदमी तक पहुंचते हैं। तो जो लीकेज है सिस्टम में, वो इससे, और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि आधार, उसमें आधार का अच्छा प्रूफ भी देखते हैं कि कि आधार की वजह से जो फेक बेनिफिशियरीज थे, हमने बहुत बार केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि लोकल नेता मनरेगा की वेजेस उसके खाते में आ रही है। ये अभी थोड़े दिन पहले की एक न्यूज़ है कि मनरेगा वेजेस अपने 2 लोकल एमएलए उनकी वाइफ के खातों में आ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम, बट आधार को अगर ठीक से आप ऑथेंटिकेशन रखें तो शायद ये तरह की प्रॉब्लम है आप हटा भी सकते हैं। वो नहीं हट रही है, दैट वो डिफरेंट मैटर है। तो ग्राउंड लेवल पे जो आम व्यक्ति है उसको इससे निश्चित रूप से फायदा मिलेगा कि क्योंकि एक्सेस बढ़ा है, एक्सेस ईजी हो गया। हम किसी भी चीज में देखते हैं एक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर उसी एक्सेस के आपको 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, आपको अपने आधा दिन की दिहाड़ी लगा के जानी पड़ेगी, तो आप शायद वो चीज नहीं करेंगे। वो चीजें सहूलियत में आपके हाथों हाथ आपके हो जाएंगी। तो ये एक फाइनेंशियल डोमेन में जो मुझे लगता है हमने सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा जो देखा है आधार का, चाहे कह लीजिए क्या डिजिटल जो हम देख रहे हैं उसका। लेकिन उसका एक और अब दूसरा, भारत में दूसरा जमतारा जो आप जैसे देखते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, अभी जो आप वीडियो कॉलिंग के जरिए जो अरेस्ट चल रही हो, तो ये सारी चीज़ें भी अगेन, तो इन सबको लिंक करके देखें तो केंद्र बिंदु डिजिटल लिटरेसी ही आता है। और हमें अपने आप को हाथ में पावर लेने वाली बात कि हम जागरूकता ले, हम समझे उस चीज को। ओके। यार इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ 2 चीज जो शायद डिफर होंगी या इनके सर के साथ की बात होगी। जैसे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई, तो इसमें कई बार जो होती है, कई सरकारों को बोला गया कि पोर्टल की सरकार, एक नया पोर्टल खोल दिया, पेंशन बनवानी तो ये पोर्टल, नरेगा ये है तो ये पोर्टल। पर क्या इन चीजों से इजी हुआ है रास्ता, या उसी रास्ते में से जो नया रास्ता निकाला उसमें से भी कई रास्ते निकल गए हैं भ्रष्टाचार के? जैसे नरेगा के पैसे पहले वैसे दिहाड़ी मजदूर जो होते थे उनके ज्यादा दिन काउंट करके वो आ जाते थे पैसे, और वो अपने आप में बांट लेते थे, वो उतना काम नहीं करते थे। अब ये है कि वो वैसे बैंक खातों में आ रहे हैं तो वो वैसे सरकार बोल रहा हूँ, वैसे वो लोग बांट लेते हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो, टेक्नोलॉजी इन पॉलिसीज? मुझे लगता है कि फाइनेंशियल, अगर सिर्फ फाइनेंशियली मैं बात करूँ तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। जैसे सर ने बोला कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। 20 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो कितने स्मार्टफोन है हिंदुस्तान में? अभी हम सर्च कर रहे थे, 650 मिलियन से 700 मिलियन तक हैं। वो आपने लाख में नहीं करा है। सो 70 करोड़ 65 to 75 करोड़ जी। तो अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो फाइनेंशियली इसके 2 एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। अब अगर मैं इसको बताऊं आपको, 20 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो होती हैं टियर 2 या उससे बिलो एरियाज में होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं फ्रॉड्स को लेके। तो डिजिटल लिटरेसी फिर से वही जो सर ने बोला कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। पर इसका एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो पहले सपोज, क्योंकि मैंने शुगर केन का एग्जांपल दिया, मैं वापस वही एग्जांपल देता हूँ कि जब वो मिल तक लेके जाते थे अपने गन्ने को, फिर पर्ची कटती थी, उसके बाद उनको दौड़ना पड़ता था बार बार, जिसमें से उनका 6 to 7% उसमें कमीशन में चला जाता था उनका। अब क्योंकि उनका बैंक अकाउंट लिंक्ड है, अब उनके ट्रांजेक्शन डायरेक्टली उनको हो जाती है, तो उनको कमीशन नहीं देना पड़ता, पैसे उनको डायरेक्टली मिल जाते हैं उसमें। तो एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको फाइनेंशियली जो हम देख सकते हैं। इसके अलावा कई गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं जिसकी अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, ग्राउंड लेवल पे बात करें, तो उसका कितना बेनिफिट है वो तो डेटा की बात है। बट जैसे ई नैम हो गया, उसके अलावा किसान सुविधा हो गया, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो या पोर्टल्स हैं, स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने दिए लोगों को, जिसका लोग यूज़ कर पा रहे हैं। पहले किसान जब अपना फसल काट के लाता था, हार्वेस्ट करके लाता था, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती थी क्योंकि सबके पास ट्रैक्टर नहीं होते थे, ट्रॉली नहीं होती थी। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कई ऐसी सुविधाएं बनाई जो जिससे लोग पोर्टर कर सकते हैं, मतलब एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर आपको बुकिंग करनी है तो आपको मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसमें किसानों को मदद मिल रही है इसकी वजह से। एंड में बस इसमें एक छोटी सी मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ इंक्लूजन और टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि क्या सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं, सबको, मतलब मेल फीमेल सबको। बिकॉज जल्लौर डिस्ट्रिक्ट में अभी रिसेंटली उन्होंने फीमेल्स के लिए फ़ोन बैन कर दिया, वहाँ की पंचायत ने कैमरा फोन्स को स्पेसिफिकली बैन कर दिया कि लड़कियां यूज नहीं कर सकती कैमरा फोन्स को। तो क्या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन, आर वी टॉकिंग अबाउट एवरीवन, या वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सर्टेन कास्ट और सम पीपल और मेल प्रिसाइजली?
इसमें आदित्य, जैसे जो आपने भी बात बोली, मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने जो एक्सक्लूजन की बात की, हमें ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। वो उसको आप एक माध्यम मानिए, बट जो आपने पोर्टर की सरकार वाली बात बताई, क्योंकि आप ये जो जॉन डीवीज ने छत्तीसगढ़ झारखंड में स्टडी करके बताया है कि कैसे पीडीएस वहाँ पे जो राशन मिलने वाला, क्योंकि लेबर हैं, उनके हाथों के फिंगरप्रिंट नहीं बायोमेट्रिक में आ पाते हैं, उसकी वजह से उनको खाना नहीं मिलता है, तो वो स्टार्व कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्सक्लूजन भी करती है। तो ये चीज़ टेक्नोलॉजी को हम ये देखिए, केंद्र बिंदु में आप लोगों को पब्लिक वेलफेयर को रखेंगे, और तब टेक्नोलॉजी उसमें आप एक टूल हो सकती है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, एंड उसको बढ़ाने के लिए। आप ये सोचिए कि बस टेक्नोलॉजी एक वही केवल माध्यम हो, तो उससे एक्सक्लूजन भी होता है। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल मैं पूरी तरह से आपकी बात से वो सहमत हूँ, और जो भाई ने बोला वो बात भी बिल्कुल ठीक है कि एक्सक्लूजन, इंक्लूजन। और अब आप स्मार्टफोन की जैसे बात है, अब महिलाओं के पास कम एक्सेस है, तो जो जेंडर डिवाइड है डिजिटल डिवाइड के अंदर भी, तो वो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। कौन उसमें कास्ट एंगल भी है, डिफरेंट एक्सेस हैं, तो उन सब एक्सेस को भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। बट एक ब्रॉडर पिक्चर अगर फाइनेंशियल की डोमेन की बात करें, तो उसमें मैं कह रहा था कि नए एवेन्यूज आए हैं, उसमें इंक्लूजन भी हुआ है, बट एक्सक्लूजन के भी बहुत मेजर चांसेस है। वो अब हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को लिमिटेड भी रखें, और वो सप्लीमेंट करे चीज़ों को, रादर देन बीइंग द ओनली ऑप्शन। ओके, इसमें जो आप बता रहे थे जांद्रेज और उनका एग्जांपल दे रहे थे, हालांकि जांद्रेज और प्रोफेसर रितिका खेड़ा मैडम जो है वो तो डिसेंट में है आधार की, और उन्होंने पिटीशन भी लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि भैया मेरा आधार कार्ड बना है, मैं हटवाना चाहती हूँ इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप यूआईडीए के पास जाइए, तो यूआईडीए वालों ने बोला हम तो बना सकते हैं, हटाने का तो हमारे को तो एक्सक्लूजन, टेक्नोलॉजी इन पॉलिसी, और साथ ही साथ में कास्ट और लड़कियां भी। सबसे पहली बात तो जिस एक्सक्लूजन की बात हुई, मैं बहुत सहमत हूँ कि इंक्लूजन के साथ एक्सक्लूजन भी हुआ है। दो प्रोमिनेंट उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले मुझे सोवरेन वर्च्यू रोने डॉर्किन की वो किताब आती है जब वो कहते हैं इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की समानता की जब बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे कि हर एक डोमेन में इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं रही है, ठीक उसी प्रकार टेक्नोलॉजी में, खास तौर पे इंडियन स्फीयर में। और ऐसा इंडिया जहाँ जिसको पैराडॉक्स का देश कहा जाता हो, तो हर चीज़ में द्वंद्व है यहाँ पे, वही चीज़ टेक्नोलॉजी में भी है। दूसरी बात जो एक्सक्लूजन की बात हुई, वो कैसे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे कई सारे उदाहरण दिए। एक उदाहरण मैं आपको, इस बार मैं घर गया तो एक गाँव का बताता हूँ। एक पड़ोसी की एक बड़ी बूढ़ी दादी थी, उनका वृद्धा पेंशन आता था। वृद्धा पेंशन के लिए कई और कुछ, या उनकी कुछ सरकारी फंड आई थी, या उनको बैंक से निकालना था। वो इतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी कि वो हस्ताक्षर कर सकती है, यानी सिग्नेचर कर सकती है। उनके लिए उनको चाहिए फिंगरप्रिंट। उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि ये चमड़ियां अब वो फिंगर कैप नहीं कर रही थी। उस इमरजेंसी इश्यू में उनके पास कोई चारा नहीं था। अब बेटा भी उनका विदेश में, बेटा पैसा भेज रहे, बट उस बैंक अकाउंट में भेज रहे, वो निकालेंगे कैसे? उनके पास तो मोबाइल की लिटरेसी है नहीं, वो बैंक के माध्यम से ही निकालेंगे। बैंक में वहाँ फिंगरप्रिंट इशू है, तो वो ऐसे, ये एक्सक्लूजन नहीं हुआ। वो जो चली थी, जो पॉलिसी चली थी कि इंक्लूज किया जाए, आसानी तक इन तक पहुंचे, बट कभी कभी अच्छे इंटेंशन के साथ भी चीजें इंक्लूज हो जाती है, उस एक्सक्लूड हो जाती है। हमें उसको भी ध्यान रखने की कोशिश करनी होगी, और यही होगी सब्सटेंशियल जस्टिस, यही होगी सब्सटेंशियल इक्वलिटी। और रही बात कास्ट की, और रही कास्ट के साथ साथ मैं जेंडर के साथ साथ मैं रिलीजन को भी जोड़ूंगा कि जेंडर को एक्सक्लूड करना, तो जेंडर में भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि ठीक है, जैसा राजस्थान का उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन सिर्फ राजस्थान का उदाहरण तो बहुत दूर की बात है। आप घर में देखिए, घर में किसी को दो भाई बहनों अगर मोबाइल फ़ोन देना हो, तो सबसे पहला चॉइस, जैसे हर क्षेत्र पढ़ाई में सबसे पहले बेटा हायर एजुकेशन में पढ़ेगा, बेटी की किसी लोकल स्कूल में नामांकन करा दो। यही जो हमारी समाज की विषमता है, वो टेक्नोलॉजी में भी है। बेटा को आज फोन दे दो, बेटी को 4 साल बाद भी देंगे, या बेटी को फोन देने की क्या जरूरत है? तो ये तो जो सोसाइटी की जो रियल चरित्र रहेगी, वो किसी भी डोमेन में, किसी भी स्फीयर में आएगी। और जब टेक्नोलॉजी इतने तेजी से, इतने रैपिड के साथ अपने पांव पसार रही हो, तो उसके असर हमें और ब्रूटल रूप में देखने को मिल रहे हैं। और रही बात कास्ट और रिलीजन की, तो जो चीज़ें आप चाहे उदाहरण के स्वरूप में आप देखिए कि आज भी इतने रिजर्वेशन पॉलिसीज हो या इतने भी एफर्मेटिव एक्शंस हो रहे हो, लेकिन आज भी चीज़ें बहुत सुधरनी बाकी है इस देश में, इस सोसाइटी में। तो इस जब चीज़ें रियल फिनोमिना में आप देखो, चाहे पॉलिसी मेकिंग देखो या डे टू डे लाइफ देखो, उसमें जब सुधरनी बाकी रह सकती है, तो आप
उसी हेट्रेड का इस्तेमाल करके, उसी लूप होल का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी को एक टूल बनाया जा रहा है। तो इस टूल के माध्यम से जो निर्दोष हैं उन पे भी स्वीकार, उनके भी सर पे मत्थे पे आती है। और ये कभी रिलीजियस हेट्रेड के रूप में, तो कभी कास्ट हेट्रेड के रूप में, कोई कभी किसी पर्टिकुलर रिलीजन और कभी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी हेट्रेड के रूप में सामने निकल के आती है। और जहाँ तक अगर आप इसको सुधारने की बात है तो ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे हन्ना अरेंट ने शायद कहा था कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट जस्ट ओनली कास्टिंग वोट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो पावर में है आप उनसे डिस्कशन करो, आप उनसे सवाल करो। तो ये बात बड़ी सच है कि टेक्नोलॉजी ने रूरल एरिया में ये कैपेबिलिटीज दी है कि मैं जान सकता हूं कि जो मेरा गांव का मुखिया है मोबाइल फोन के माध्यम से 5 वर्षों में और हर वित्तीय वर्ष में एवरी फाइनेंशियल ईयर कितने उसके पास फंड आए और कितने उसका कहां कहां उपयोग किया और कितने उसका कहां कहां बिल भरे, ये सारे मैं मोबाइल पे एक क्लिक के देख सकता हूं। रही बात कि मैं जान गया कि ऐसी ऐसी सारी बातें आई है। दूसरी बात, मान लो कुछ लूप होल्स हुई या मेरे गांव के मुखिया ने या किसी भी जो मेरे लोकल लेवल के गवर्नमेंट या अपर भी उसने सही से काम नहीं किया तो मैं जान के भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं रहा, ये दूसरी बात है। लेकिन एक्शन करने की से पहले भी सबसे जरूरी शर्त है जानना, करने के पहले शर्त है जानना। तो जान रहे हैं, ये डिजिटल मीडिया की देन है। और रही बात करने की बात, तो कई ये रेपिड जरूर है डिजिटलाइजेशन, लेकिन रेडिकल नहीं है। रेडिकल इसलिए नहीं है क्योंकि रेडिकल होती तो हम जो कभी कभी कुछ प्रोटेस्ट देखते हैं या कभी कभी आवाज मुखर होते देखते हैं, चाहे गांव की या चुनिंदा की या फिर नोएडा में जो हादसा हुई, तो ऐसे कुछ जो चीजें पकड़ ली जाती है वो सडन है। मगर अगर ये रेडिकल होती तो दुष्यंत कहते हैं ना कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये जो डिजिटल मीडिया है ये गंगा है, इसको बहाने की कोशिश में है, ये पर्वत पिघल रही है लेकिन एक दिन में नहीं पिघलेगी। जब लोगों में डिजिटल लिटरेसी आएगी, जब लोगों में डिजिटल की अवेयरनेस आएगी और जब वो सोसाइटी में ऑन द ग्राउंड अपार्ट फ्रॉम डिजिटल आप चीज़ों को हटा दो, जो अदर स्फेयर में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, सिविक सेंस बढ़ाएंगे और एक्टिव पार्टिसिपेशन हर चीज़ में करेंगे, वही उसका जो रूप होगा हमें ये डिजिटल चीज़ों में भी देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। आपके घर वाले बता रहे थे कि आप खाना खाने के बाद अपने फादर के साथ नहीं बैठते और रील देखते रहते हैं। ये जो आपने समस्या बताई, हालांकि मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये समस्या इस पे मुझे ध्यान आया। अभी एक टीवी में कोई नया टीवी प्रोग्राम शो आएगा इंडिया में, उसका एक एडवर्टीजमेंट आ रहा था, तो मैंने देखा उसमें टैगलाइन था 2 जनरेशन के बीच जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा उतना ज़्यादा जनरेशनल गैप बढ़ेगा। तो ये टैगलाइन है उस टीवी शो का जो भी कोई इंडिया आएगा अभी। तो ये जो आपने बात बताई कि अब सब लोग क्योंकि एक ही कमरे में बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी है सोफे पर, लेकिन सब अपने मोबाइल फोन में अपनी अलग दुनिया में है। जो वर्चुअल वर्ल्ड, एक रियल वर्ल्ड, एक वर्चुअल वर्ल्ड, तो हमारा एग्जिस्टेंस रियल से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में है। हमारी एक वहां पे आइडेंटिटी है, जो हम यहाँ पे जो हमारा रूप है वो उससे बहुत अलग है, वो डिजिटल, और हम उसी को हम सच मान लेते हैं। वही हमारी सच्चाई बन जाती है। तो ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, देखिए अब हम क्योंकि आज ग्रामीण स्वरूप पे बात कर रहे हैं, तो गाँव की एक खासियत रही है कि आप गाँव में जाएंगे तो आप किसी भी गाँव में एंटर करो, आप अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो इसी तरह से चलन है। कोई पोस्टमैन आया, किसी के घर जाना है, तो मान लीजिए मेरे लिए कोई लेटर आया है, तो वो किसी और इंसान से पूछ रहे हैं कि भाई मुझे फलां के घर जाना है, वो ये पूछेगा इसके दादा का नाम बताओ। इसमें पेट्रियार्कल एंगल वो बाद में सोच देखेंगे, लेकिन दादा के नाम से, ठीक है। ये वाली जो चीज़ की 3 पीढ़ियां घर में साथ रह रही हैं, या जो नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, या जो पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन, दादा बच्चों के साथ समय बिताना, वहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल मिसिंग है आज के टाइम पे। क्योंकि जब बच्चे अपने परिवार के ही बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चे बाप के साथ ही टाइम नहीं बिताते। हाँ, दादा के साथ तो भूल जाओ, 2-3 साल वाले फोन के साथ टाइम बिताते हैं। और माँ बाप का भी यही, माँ बाप दादा दादी भी उनको भी फोन का ही चस्का, जिसको आप कह सकते हैं। तो जो आपने जो ये बात बताई, तो ये वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो समाज के जो एक लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स है, या जो वैल्यूज जो परिवर्तन हो रही हैं, वो चीज, क्योंकि गाँव की और शहर की कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज रही हैं, जो हम कैसे आज के टाइम पे ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अर्बन
उनमें अर्बन एलिमेंट्स तो आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं। तो ना वो गांव बचे हैं, ना वो अर्बन एरियाज बचे हैं। इस तरह की जो एक नई, जिसको आज हमें सामाजिक रूप से, हमें एकेडमिक में भी समझने की ज़रूरत है कि क्या फिनोमेनन है जो भारत में हो रहा है। क्योंकि हम अभी तक हम ये सोचते आए हैं कि इंडिया को आप 2 इंडिया है, भारत और इंडिया। लेकिन इस बाइनरी में कभी आप समझ ही नहीं सकते अगर आप आप हमारे गांव को देखो, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में खासकर, क्योंकि ना वो पूरी तरह से गांव है, ना वो पूरी तरह से शहर है, वो कहीं बीच में ट्रांजिशन के जैसे फेज में दिल्ली के है। गांव को जैसे अर्बन दिल्ली विलेजेस के बोला जाता है। अर्बन विलेजेस, सेमी अर्बन विलेजेस, इस तरह की जो Semi-periphery। टर्मिनोलॉजी है, वो क्या फिनोमिनन है। आप जैसे गुड़गांव की बात करते हैं, गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज आपने जो अभी हमने थोड़ा समय पहले जो हरियाणा में केस आया था रिवाड़ी में, एक टेनिस प्लेयर को उनके फादर ने जो, ओ माय गॉड, हाँ। ये सारी चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपने बताया द्वंद्व, पैराडॉक्स, और जो दो अलग अलग विचारधारा जो कोलाइड कर रही हैं, उसकी वजह से क्या सामाजिक उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे समाज पर, लोगों के ऊपर। तो वो बहुत मतलब, एंड उसमें बिल्कुल जैसे आपने भाई ने बताया आइसोलेशन वर्ड यूज़ किया, तो आइसोलेशन जो हम जो महसूस कर रहे हैं कि आज के यूथ में सुसाइड रेट्स इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट। और वो क्यों, जितना हम ज़्यादा कहने को हम कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, लेकिन हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड हैं। दूसरे से कनेक्टेड होने से पहले तो हम खुद के साथ हमारा डिस्कनेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो फिनोमिनन देखने पड़ेंगे। ये एक तरीके से, अगर मेटावर्स की हम बात करें, तो ये वो चीज भी है कि आप अपने यहाँ बैठे हो और आप सभी का मेटा का अपना अपना अवतार है, वहां पे एक नए वर्ल्ड में आप मिल रहे हो, एक इंडिविजुअलिटी है। खैर ये तो अलग तो बात वहां मैंने पे कर दी। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, पर रियल वर्ल्ड में कॉन्सिक्वेंसेस है। हाँ, मेटावर्स में आपके नहीं कॉन्सिक्वेंसेस तो उसके रियल वर्ल्ड में भी है। रियल वर्ल्ड में, वही मैं कहूँ, हाँ, उसके रियल वर्ल्ड में हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस है। हाँ। हम सोचते हैं वर्चुअल वर्ल्ड के कॉन्सिक्वेंसेस, वहां पे वो वर्चुअल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस के बिना है, पर वो जब रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे हमें उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। हाँ, ये तो वो चीज। सर आपका क्या ओपिनियन है फैमिली रिलेशनशिप्स? मुझे लगता है कि और हर फोन। चीज के लिए हम सोशल मीडिया को और फोन्स को ही नहीं हाँ, घर कर वालों को भी सकते हैं। जोड़ना नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा। मुझे लगता है कि इसका एक मेन रीजन है कि माइग्रेशन भी एक मेन रीजन है इसका, कि जब जो घर के बच्चे हैं व्हेन दे आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज, और जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले डेटा बताया कि जो गांव के बुजुर्ग हैं 44 प्लस, अब वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू जो शहर के बुजुर्ग हैं। तो जब व्हेन दे आर आइसोलेटेड, व्हेन दे आर अलोन, तो अब उनके पास कोई और सहारा नहीं है ना। तो उनके पास पहले, क्योंकि गांव के बुजुर्गों के साथ बच्चे रहते थे, उनके पोता पोती रहते थे, तो उनसे बात करते थे, उनसे वो वैल्यूज सीखते थे। बट नाउ व्हेन दे आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज एंड दे आर अलोन एट देयर प्लेस, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है फ़ोन के अलावा कनेक्टिविटी के लिए, तो दे आर यूजिंग फ़ोन। एक वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है, इसी वजह से आइसोलेशन है। और इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में बात की एस्पिरेशन की, अब मैं बुजुर्गों से हट के युवाओं पे आता हूँ। जब ये जो शॉर्ट वीडियो कल्चर है आज के टाइम पे, रील कल्चर है, शॉर्ट्स का कल्चर है, तो जब एक युवा गांव में बैठ के शॉर्ट्स देख रहा है, रील देख रहा है, तो वो एस्पिरेशन डेवलप कर रहा है कि उस लेवल पे उसको स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, वो उसकी वो एस्पिरेशन बन रही है। बट हमारा इंडिया में एट दिस पॉइंट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हम उसकी उस एस्पिरेशन को कंप्लीट करवा सकें या कर सकें। ना हमारे पास ऐसी वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे उसकी वो एस्पिरेशन पूरी हो सके। तो इससे युवाओं में भी एक रेस्टलेसनेस आती है, एक आइसोलेशन डेवलप होती है, वो उसी वर्ल्ड में वो रह जाता है। उसके अलावा जो एक हमने स्टार्टिंग में बात की कि हम सोशल मीडिया पे कुछ और हैं, रियल वर्ल्ड में हम कुछ और हैं। तो एक बार जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, आपने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई, आपने पोस्ट करनी स्टार्ट की, तो एक आपकी वहाँ एक अलग परसेप्शन बन जाती है, और रियल वर्ल्ड में आपकी एक अलग परसेप्शन है। फिर आप हमेशा ट्राई करने लगते हो कि आप उस परसेप्शन को मेंटेन करके रखो, नो मैटर आप रियल वर्ल्ड में क्या हो, बट आप वहाँ पे आपकी वो परसेप्शन आप मेंटेन करके रखना चाहते हो। तो ये भी एक तरीके का आइसोलेशन, एट द एंड वो भी एक तरीके का आइसोलेशन हो जाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसी वजह से फिर से वही बात, जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे लाया, उसमें जो उनकी रिकमेंडेशंस थी, उसमें उन्होंने यूथ हब्स बनाने की बात की इस साल, कि यूथ हब्स बने जिसमें यूथ आए और मिले एक दूसरे से और कनेक्ट हो, क्योंकि दे आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड। इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये टर्म भी यूज़ किया, डिस्ट्रैक्शन। जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लोगों को डिस्ट्रैक्शन, उससे बचने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। ओके, इसमें यार दो चीजें हैं। एक तो जैसे फैमिली बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपस में रिश्ते उलझ रहे हैं मोबाइल फोन के जरिए, या सुलझ रहे हैं कई बार। सुलझ भी ये भी जाते ठीक है हैं। यार, माथा मारना पड़ता है घर में, घर लड़ाई झगड़ा ठीक है, आपस में अपना मियाँ बीवी कर रहे हैं फोन पे, सुबह ऑफिस चले जाएंगे, वो वापस आके फिर फोन चला लेंगे, तो थोड़ा सा शांत भी रहता है घर का माहौल उस हिसाब से।
तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? और इसके आगे एक और सवाल पूछना, पर पहले आप इस पे आप बताइए अपना। जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद संपत सरल जी थे या कोई थे, मैं हाँ, तो शायद उन्होंने कहा था कि जब तक फ़ोन बंधा हुआ था व्यक्ति आज़ाद था, जब फ़ोन आज़ाद हुआ है व्यक्ति फ़ोन से बंध गया है। तो यही पैराडॉक्स है इंडियन फैमिली की। रही बात कि जो कम्युनिकेशन गैप आई है, उसमें कई सारे और आयाम हैं, जैसे सॉरी, अभी याद आई एक बात और, जी। जैसे रिसेंट आप मैं ऐड करता हूँ, आप बताना। रिसेंटली सहारनपुर या मेरठ के एक अंकल थे, 75 इयर्स के थे वो, तो थे नहीं मतलब हैं, उन्होंने फोन पे कहा कि भाई फर्स्ट ब्लॉग हाँ मैं अपना पहला ब्लॉग बना रहा हूँ और मेरे पास टाइम काटने के लिए मेरे को कुछ करना है, तो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो कटता रहे। और आशा है कि आप सब लोग इसको देखेंगे, वायरल बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। और शायद उस 45 या 50 मिलियन देखा गया, उससे भी ज्यादा देखा गया, तो उसको भी आप ऐड ऑन कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है। जहाँ तक आप खास, मैं इसको थोड़ा-सा पीछे ले जाऊँगा एलपीजी के 1990 के बाद। जब से ग्लोबलाइज़ेशन हुई है तब से कई सारी चीज़ें सुलभ हुई है, लेकिन एक जो उसके ड्रॉबैक्स और दुष्परिणाम देखे जाते हैं, उसमें एक मेंटल इश्यू और एंग्ज़ायटी और लोनलीनेस की चीज़ें बढ़ी है। और उसमें अगर यूथ की जो बात हुई, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास वो पोटेंशियल नहीं कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, उस कंट्री में लोगों को दे सकें। तो मैं ये बात एक अपनी जगह सही है, लेकिन इसके साथ ये है कि हम मोबाइल और स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए हाइपर इमेजिनेशन कर रहते हैं, और हाइपर इमेजिनेशन की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी सोसाइटी आपको वो फुल करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाइपर इमेजिनेशन एक अपने आप में एक डिमेरिट है सोशल मीडिया की, जो आपकी ब्रेन की रोमांटिसिज्म और आपके एज की रोमांटिसिज्म और आप सोशल मीडिया के कह लो जो दुष्प्रभाव के रूप में आपके सामने आई है। तो पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो फेकनेस की भाव है कि जिस हर मानव के स्वभाव ही है, आप मूल रूप में देख लो कि चाहता है कि लोग उसे सराहें। तो ये सराहने का काम वो ऐसे एक्शंस करते हैं कि लोग उन्हें सराहें। पहले ये कॉमन स्फीयर में करते थे, फिजिकली लोग मिल से करते थे कि अच्छा बन के दिखूं, अच्छा प्रिटेंडियंस करूं। अब यही चीज़ें सोशल मीडिया पे आई, तो कुछ ऐसी अच्छी बातें करूं या कुछ ऐसी अच्छी तस्वीरें पोस्ट करूं जिन पे 5 लोग मुझको सराहें। सराहने का माध्यम क्या हो? कमेंट बॉक्स या लाइक या थम्स अप रिएक्ट जो भी हो। तो ये सराहने के माध्यम जो है, या आपको लोग आपको फॉलो करें, आपको लाइकनेस की चाहत आपको अकेले बना रही है, ये चीज़ समझने की बात है। और इसमें सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा आपके ये तेजी से इसमें बढ़ाया है। पहले भी लोग प्रिटेंड करते थे, लेकिन सोशल मीडिया में आपको रोज एक पोस्ट कर रहे हैं, तो रोज आप देख रहे हैं कितने लोगों ने इसको लाइक किया, कितने लोग मुझको पसंद कर रहे हैं, तो आपको रियलिटी चेक बहुत जल्दी मिल जाता है। बल्कि वो रियलिटी चेक कुछ नहीं है, वो लोगों को कंटेंट आपका पसंद, वो बस एक कंटेंट है, वो आपका व्यक्तित्व नहीं है। आपने अपने खुद को उसको मान रखा है, तो ये व्यक्तिगत बातों की बात है। और रही जो फैमिली की, किस जो एज ग्रुप जो डायमेंशन बढ़ता जा रहा है, चाहे एक यूथ की बात करें, लोग बुजुर्ग के वीडियो वायरल पे आते हैं, तो निदा फाजली कहते हैं कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो जो अकेलापन है वो किसी खास विशेष वर्ग की समस्या नहीं है, वो मानव मूलभूत मानसिक समस्या है, जो कि उसके रहन सहन, जो कि उसके उपयोग और उसके वातावरण से आई है। तो एक सोशल मीडिया या फ़ोन कह लीजिए, पहले अगर फ़ोन नहीं था तो होता क्या था समान तौर पे, कि रात को 8-9 बजे एक मिडिल क्लास फैमिली में एक घर टीवी हुआ करती थी। उस समय सारे लोग एक साथ खाना खाते थे, और या तो अखबार या तो कोई खबर दिन भर की सुनते थे कोई न्यूज़ चैनल पे, या कोई शो देखते थे, फैमिली शो। ये ट्रेडिशन थी। उस समय सबके पास मोबाइल नहीं था, सारे लोग अध्ययन करके आते थे, या जिनके जो कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई काम से आ रहा है, तो वो एक फैमिली गैदरिंग हो जाती थी। आज क्या है, पहली फैमिली गैदरिंग लोग करना नहीं चाह रहे। करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि जो सोशल मीडिया आपको सराहना मिल रही है, चाहे किसी एज ग्रुप के हो, मुझको जो सोशल मीडिया पे मुझको लोग वर्चुअल वर्ल्ड में मुझको लोग सराह रहे हैं, हो सकता है रियलिटी में मुझको उसके विपरीत सराहते हो, मेरे अगेंस्ट हो, तो मैं निश्चित तौर पे वहीं रहना पसंद करूंगा जहां लोग मेरी फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करें, उसको बूस्ट करें। तो लोग इसके चक्कर में फंस के ये लोनलीनेस की ब्रिज को बढ़ाया जा रहा है। और बुजुर्गों की तो बात हो गई, बच्चों युवाओं की तो बात हो गई, महिलाओं का इस पे बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि महिलाएं इस पे सबसे हाशिए में पाई जाती है कि बेटा घर से बाहर चला जाता था, पहले पति काम पे चला जाता था या दिहाड़ी मजदूरी पे करने, और माँ घर में अकेले रहती थी। तो उस माँ का क्या, माँ के हाथों में अगर घर में, फिर वही बात मैं कहता हूँ, अगर स्मार्टफोन्स आते भी हैं तो घर में सबसे लेट दी जाएगी उन लड़कियों को या उन औरतों को। अगर माँ है तो कहेगी कि मुझे ज़रूरत नहीं है, या लड़कियों को ज़रूरत भी है तो सोसाइटल रूप में उसको दबा दी जाएगी। तो ये चीज़ें महिलाओं को लोनलीनेस, इन तीनों एज कैटेगरी और तीनों कम्युनिटी कैटेगरी में महिलाओं को ज़्यादा परेशान करती है। ओके।
इसमें इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ है कि मैं किसी ने रिसेंटली कहा कि अच्छे घर की लड़कियाँ रील नहीं बनाती हैं। अब मैं तो कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ इस बात से, पर मैं इस बात से ही हैरान हूँ कि लड़कियों को हमने यहाँ पे एक स्टेटस सिंबल बना रखा है अपने समाज में, कि भाई लड़कियों के उससे इज्जत नापेंगी फैमिली की कि वो लड़की क्या कर रही है। हाँ जी, आप नहीं, क्या? जो आपने जैसे हाँ। लड़कियों की ये जो आपने एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही जेन ज़ी ने कुछ शब्द बनाए हैं। तो एक शब्द है पिक मी, ये बड़ा ये चलन में कि पिक मी गर्ल, कि कुछ लड़कियां ही कुछ दूसरी लड़कियों को ऐसे ब्रांड करके ये शब्द बनाया है कि जो लड़कियां ये बोलती हैं कि भाई हम दूसरी लड़कियों से अलग हैं, या वो इस तरह की चीज़ें जो ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल नोशंस हैं, पितृसत्ता के जो नोशंस हैं अब कि आइडियल वुमन कैसी होनी चाहिए, जो उस कैटेगरी में फिट होती है, उन लड़कियों के ये शब्द बना दिया पिक मी वुमेन। तो इस तरह से जो अब इसको आप मिसोजिनी की नजर बोलेंगे, इसको आपके तो मिसोजिनी है। तो कैसे इंटरनेट और जो हमारा इंटरनल बायस है अगेंस्ट वुमेन और हमारी जो पेट्रियल माइंडसेट है वो कैसे रीइंफोर्स हो रहा है। तो ये वाली चीज़ भी जो आपने बताया उसी का एक और एग्जाम्पल है, ये कैसे नए कॉन्सेप्ट। अब ये पिक मी, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि पिक मी वुमेन एक कैटेगरी ऑफ वुमेन बना दिया आपने जो डिजिटल वर्ल्ड में है, और आप वुमेन ही एक दूसरे को डिग्रेड कर रही है। इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की भी है। ये तो वो शायद करण जौहर का कौन सा स्टार्टअप था, वो भी तो कर रहा था कि सारे हमारे यहाँ वही आपस में शादी.com टाइप्स कुछ था कि भाई यहाँ पे सारे IIM IIT या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बच्चे होंगे इन प्लेटफॉर्म पे, और इनको हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया और वही आपस में शादी करेंगे। तो ये भी था। तो हाँ जी, एक हम सब लोग जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी उस गांव और शहर को जोड़ने का माध्यम भी है और गांव को और शहर को इक्वल करने का माध्यम भी है। पर गांव की अपनी खूबियां हैं, शहर की अपनी खूबियां हैं। शहर जरूरतों के हिसाब से बसता है। जिस गांव में माइग्रेशन ज़्यादा हो जाए धीरे धीरे वो शहर बन जाते हैं माइग्रेशन के बाद में। गांव का अपने आप में एक महत्व ये है कि हिंदुस्तान की इतनी पुरानी बड़ी सभ्यता जो है सिविलाइजेशन, उनकी कंटिन्यूटी गांव में दिखती है। गांव में ये चीज़ दिखती है कि हमारा कल्चर जो है वो गांव के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, और गांव ही वो चीज़ है जो हमारे को हिंदुस्तान बनाते हैं। ये एक रोमांटिक आइडिया भी हो सकता है, पर इसमें सच्चाई भी है। और जो हमारे आर्किटेक्चर में भी, जो हम मटके से पानी पीते हैं वो मोहनजोदड़ो में मिलता है, जो हमारी महिलाएं कंगन पहनती है वो वहां पे मिलता है। तो उसकी जो स्पेशलिटी और यूनिकनेस जो है वो किस तरीके से हैम्पर हो रही है इस नए जमाने की टेक्नोलॉजी से। तो गांव के थ्रू, शहर के थ्रू आप बताइए। आप करो शुरू। सो मुझे पर्सनली फील होता है कि विलेज, जो इंडिया इज समथिंग दैट इज मेड ऑफ विलेजेस, इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विलेजेस, बना ही है गांव से। तो गांव की, जैसे सर आपने बात की, तो गांव की कुछ खूबियां हैं जिससे वो गांव बनता है, जिसमें लोग मिलते हैं। जैसे अब हमारे गांव में क्या होता था, जब सर्दियां होती थी तो कोहरा जलता था, तापने के लिए सब शाम को बैठते थे, मिलते थे, बातें होती थी। तो वो सब चीजें हैं, कैरेक्टर होता है गांव का। अब आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे इंसान गांव जाता है सिर्फ फेस्टिवल्स मनाने, या छुट्टी होती है, या फिर लोग उस पर भी बहुत कम मिलते हैं। इसके पीछे मैं फिर से उसी चीज को मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि मैं हर चीज के लिए मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ फोन को या स्मार्टफोन को। कुछ चीजों के लिए मुझे लगता है कि पूंजीवाद भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ तो रामायण और महाभारत वापस आने लग गए। तो जब रामायण और महाभारत शाम को आते थे दूरदर्शन पे, सब लोग मिलकर देखते थे फिर से, जैसे पहले देखा करते थे पहले के जमाने में, क्योंकि अब लोगों को काम पे नहीं जाना है, लोगों को स्ट्रेस नहीं है, वो प्रेशर नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिससे लोग जुड़ सकते हैं। पूंजीवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो, क्योंकि जैसे हमने एक्सक्लूजनरी बात की, पूंजीवाद एक्सक्लूड करता है लोगों को, और उसकी वजह से लोग स्ट्रेस्ड होते हैं। उसकी वजह से लोग, अब अगर आप इतना स्ट्रेस्ड हो तो हाउ यू आर गोइंग टू सिट एंड देन हैव अ फैमिली गॉसिप इन इवनिंग, जब आप इतनी तरीके से आप ड्रेन हो चुके हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इस चीज में। ओके, देखिए, आपने जैसे गाँव की कुछ खूबियों के बारे में बात की, तो ये मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि एक रोमांटिक आइडिया है कि गाँव अनचेंजिंग रियलिटी है, कि सदियों से जो हमारे ट्रेडिशन या उनको उसी तरह से प्रिजर्व जहाँ पे रहा है। उसके इतर भी आप देखें, गांव डायनामिक भी है। गांव कोई डेड और कोई वो रियलिटी, एक लिविंग रियलिटी है गांव, और वो हमें पता चलता है सोशल मीडिया किस तरह से जो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, कि जीवंत गांव किस तरह से है। तो जैसे हम गांव को जब समझते हैं तो गांव के बारे में पहला ही जो चित्र दिमाग में आता है वो है कि यहाँ पे सामाजिक जो
बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो गई, लोग एक दूसरे को जानते हैं। गांव का मतलब ये थोड़ी पॉपुलेशन, एनोनिमिटी जहाँ नहीं है। जब शहर में देखते हैं तो वहाँ पे एक पड़ोसी को नहीं पता है दूसरा पड़ोसी कौन है। शहर में सिग्रीगेशन है, जो कि वो भी प्रॉब्लमेटिक है कि वहाँ पे कास्ट बेस्ड सिग्रीगेशन है, इंटरडिपेंडेंसी भी है, सिग्रीगेशन के साथ साथ इंटरडिपेंडेंसी भी है। और गांव में कुछ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं कि आप जैसे रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, बड़ों की उसे, और एक नोशन जो इज्जत का नोशन है कि भाई इज्जत के लिए इंसान की ऑनर बहुत, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर भी है कि जो कि इंसान सोचता है कि हमारा इज्जत का जो उनका एक नोशन है वही सब कुछ है उनकी, कि वही आइडेंटिटी उनकी और उनकी लाइफ चॉइसेस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उनका मन भी है कुछ चीज़ें करने का, सपोज आप इस तरह से आप समझिए कि एक लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ और चीज़ करना, लेकिन उनका जो एक मन में अब आइडिया है कि नहीं हमारे ये काम हमें शोभा नहीं देगा, जो आपने बताया कि अच्छे घरों की लड़कियां रील नहीं बनाती, तो ये वाले ये मैं तो डिसएग्री करता हूं। नहीं बट ये सच्चाई है, लोगों की ये सोच है। ऐसा नहीं है कि हम डिसएग्री करते हैं इस सोच से, बट ये सोच है लोगों की। रील जब वो देखते हैं तो वो उनको ये लगता है कि अच्छे घरों की लड़कियां रील नहीं बनानी चाहिए, उनका ये मानना है। तो गांव में आप जो है कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज रही हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात जो रही थी वो ये थी कि सोशल बॉन्ड आपस में जो जिससे आइसोलेशन नहीं। आप पुराने जमाने में गाँव में देखिए, अब हमारी जो एक आयु, एक एवरेज एज वो बहुत कम थी क्योंकि पहले के ज़माने में, लेकिन तब भी सपोज किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो वाइफ अकेला फील नहीं कर, क्योंकि बड़ा घर, 3 जनरेशन 4 जनरेशन सब साथ रहते हैं, गाँव इकट्ठा है, वो चीज़ें। शहर में उसका एकदम अलग रहता है। शहर में आप अनोनिमस हैं, इंडिविजुअल हैं, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो पर सोशल मीडिया से अब ये जो हम डिस्टिंक्ट करके देख सकते थे वो चीज़ नहीं है अब। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फोन वो कैसे इसको प्रभावित कर रहे हैं। मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है कि इसी तरह से प्रभावित हो रहा है, पर बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का, कि जो टेक्नोलॉजी और ये सब जो हमने जिन माध्यमों की बात की, जिन टूल्स की बात की, ये इस गांव की सच्चाई को बहुत तरह से बदल रहे हैं। और वो किस डायरेक्शन में बदल रहे हैं वो एक बहुत अलग चर्चा हो सकती है उस पर कि क्या क्या उसमें बदलाव है, बट बदलाव बहुत आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है इसके कारण गाँव में, क्योंकि आप ना पूरी तरह से गाँव बचाए हैं ना पूरी तरह से शहर हुए, तो कहाँ आइडेंटिटी है, कैसे वो खुद को पाए, तो वो शायद हम सोच सकते उस पर, हम मतलब जो देखने वाले भी हैं उनको भी ये चीज़ सोच सकते हैं वो इस पर कि क्या वो प्रभाव पड़ रहे हैं जिस पर वो सोचे। यार इंटरेस्टिंगली इसमें एक और चीज है कि जब हम लोग गांव के लोग शहर में आके बसते हैं तो ना हम गांव के रहते हैं ना हम शहर के, और कई के बार तो बड़ा मिक्स हो जाता है कि जहाँ शहर का होना होता है वो गांव का, लैंग्वेज का तो है ही, तो वो अक्खड़ पता ही। अब अक्खड़ को आप गलत तरीके से भी ले सकते हो, अच्छे तरीके से भी ले सकते हो। पर इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करके बात करता हूँ, जैसे गाँव में ये सोशल बॉन्ड तो है ही, इसके अलावा गांव का जो आर्किटेक्चर है, जो पुराने तरीके से घर बनते थे गांव में, वो आर्किटेक्चर कंप्लीटली वेनिस्ड हो रहा है गांव से। अब घर बनते हैं सीधा एक घर 1-2 फ्लोर की या कोठी टाइप जिसको कहते हैं, वो भी नहीं है। वो गांव में ऐसे घर बन रहे हैं जो शहरों की जरूरतें हैं, जो शहरों में बनते हैं कि सीधा 1 2 3 4 फ्लोर, उसमें कोई आपको डिजाइन, कोई क्रिएटिविटी, कोई आपको इस तरीके की कोई एक सिंबल नजर नहीं आएगा, ब्यूटी नजर नहीं आएगी, हिंदुस्तान की खूबी जिसे कहते हैं। तो ये चीज, और दूसरा गांव में ये इसके साथ ही एक डिस्क्रिमिनेशन ये भी होता था कि भाई पर्टिकुलर कास्ट के यहाँ घर हैं, इनके यहाँ घर हैं, इनके यहाँ घर हैं, ठीक है। अब नए जमाने में एक चीज अच्छी हुई कि यहाँ वाला लोग यहाँ भी बस रहे हैं जमीन लेके, यहाँ वाला लोग यहाँ भी बस रहे हैं, ये मिक्सचर भी हो रहा है। तो इन सब चेंजेस को आप कैसे देखते हैं गांव की पृष्ठभूमि में? सबसे पहले अगर पुराने सवाल को चलें कि गांव की एक अपनी नेचर थी। गांव एक हकीकत थी हिंदुस्तान में, जिसे गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। गांधी और अंबेडकर का आइडिया है वो। हाँ, लेकिन
अब वो हकीकत ख्वाब बनता जा रहा है। उसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो पॉलिसी मेकर हुई या हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में हम लोगों ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई कि गाँव के लोगों को प्रोग्रेस ज़रूरी है। लेकिन उस प्रोसेस में, उस पॉलिसी मेकिंग प्रक्रिया में हम लोग माइंड से ये क्लियर नहीं हो पाया पॉलिसी मेकर्स कि गाँव को गाँव छोड़ना है या गाँव को शहर बनाना है या उसको ट्रांसलेशन फेज में लाके छोड़ देना है। तो ये द्वंद का परिणाम आज जो स्थिति हम लोग सर ने जैसा कि बात की कि एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। क्या ये गुजर रहा है या एक हकीकत हो गया? पहली बात ये। दूसरी बात कि गाँव अब ऐसा आने वाले वर्षों में ये लग सकते हैं कि अच्छा ऐसा गाँव नाम का एक ऐसा भी कुछ क्राफ्ट हुआ करता था। और सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ। उसमें एक चीज जो मैं डालना भूल गया कि जी। आंगन गायब आई हो विल रहा कम है। टू आर्किटेक्चर में। हाँ, आंगन गायब हो रहा है कि वो कहते थे मैं तुलसी तेरे आंगन की, अब 13वें फ्लोर पे कैसे वो तुलसी आंगन की रह सकती है। हाँ सॉरी, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उसके बाद तो रही कि शहर और गांव ये तो रही कि गांव के जो नेचर रही, नेचर उसकी अपनी है। उसके बाद वहाँ के लोगों में और शहर के लोगों में क्या बुनियादी अंतर है। जैसे शहर में मैं पहली दफ़ा सुना, देखा और सोचा तो चकाचौंध रह गया कि यहाँ पे मरने पे लोग रोने वाले आते हैं, उनको पे किया जाता है पेमेंट इस बात के लिए कि वो आज किसी का देहांत हो गया है, आप उनके शोक में आके रोइए, उसके लिए आपको पेमेंट मिलेगा। फिर और गांव में क्या है, फिर इसी डिस्क्रिमिनेशन को पाटते हैं। मुनव्वर राना लिखते हैं कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देता, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलके उठाते हैं। तो ये जो कलेक्टिव शेयरिंग थी या कलेक्टिव कंसनेंस थी कि सामूहिक चेतना, वो डेथ हुई है। शहर अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से बना नहीं पाई और गांव अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से बचा नहीं पाई। आप चलते हैं क्राफ्ट और आर्किटेक्चर पे। तो जिस प्रकार का सबसे पहली आर्किटेक्चर में मैं एक चीज़ का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ कि इस एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि जो आपने बताया कि अलग अलग पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक सेपरेटिज्म था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे उसके पीछे और भी कारण कि ज़मीनों का कम पड़ना। पहले ज़मीन पर्याप्त है तो कुछ पार्टी ऊंचे समाज यहाँ तथाकथित ऊंचे से नीचे यहाँ, उसके बाद पर्टिकुलर यहाँ, पर्टिकुलर वो टोला वो बस्ती। लेकिन ज़मीन जैसे ख़त्म हुई, ज़मीन का शॉर्टेज पड़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ये डिस्क्रिमिनेशन जो भी घटती जा रही है, उसी का परिणाम है कि एक तथाकथित लोअर कास्ट के बगल में एक तथाकथित अपर कास्ट का भी घर बनते जा रहे हैं। भले वो जरूरत के माध्यम से आई हो, मगर कोएग्जिस्टेंस तो रह रही है। ये कोएग्जिस्टेंस आगे चल के धीरे धीरे इस डिस्क्रिमिनेशन को पाटेगी। और रही जो आर्किटेक्चर, जो घर बनने की बात, तो आर्किटेक्चर जो बन रही है वो मानव स्वभाव की वो आईना आप समझ सकते हैं। पहले एक जो आंगन हुआ करता था, वो आंगन आप कह लीजिए कहीं आंगन हुआ करता था और घर के बाहर एक दलान हुआ करती थी जहाँ बैठक लगती थी घर के बाहर। और वो बैठक पर्टिकुलरली जो होती थी घर के बाहर इसलिए रखा जाता था ताकि जो भी घर के मेल कह लो और उस मोहल्ले के, उस सोसाइटी के जो मेल कह लो, शाम में रात में कभी मिलते थे, बैठते थे और हंसी ठिठोली होती थी। उसमें महिलाओं का खासतौर पर प्रतिबंधित होती थी। महिलाओं के लिए वो आंगन बड़ा स्पेस था। एक घर की महिलाएं दूसरे घर में आमतौर पर चर्चा करने के लिए, बच्चों की निगरानी करने के लिए, हंसी मजाक छठी पिटोली के लिए आंगन में मिला करती थी। आंगन ने ये देखा, आंगन ने देखा कि कैसे बच्चे जो भी उनका बिलोंगिंग होता था या बच्चे बढ़ते थे, तो आंगन ने उस चीज़ को देखा है। आंगन में एनवायरनमेंट को देखी गई, आंगन में इकोलॉजी, और आंगन में जो भी किसी भी सेक्ट या रिलीजन को फॉलो करता हो, उसका आंगन, आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग के घर में आप जाओ तो उसका आंगन बता देगा कि क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, भले ही उसकी कुछ भी हो। तो आंगन एक, वहाँ पे कोई लोग आ सकते हैं, इसकी पूजा होती है, एक कॉमन स्पेस आप उसको कह सकते हैं। वो आंगन का ख़त्म होना एक कॉमन स्पेस का ख़त्म होना है। और ये ख़त्म होना ये निशानी है कि जो फीलिंग ऑफ शेयरिंग थी वो नष्ट होने पे है गांव के रूप में। ये बात आपकी सही है, पर जब आपने मैयत वाली बात बताई ना यहाँ पे कि किराए पे मैयत वाले रोने, गांव में भी जो रोते हैं वो फैमिली के अलावा नकली रोते हैं। ये तो फिर कबीर की बातें को कौन झुठला सकता है। वो अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है बिना पैसे दे के आ रहे, पर गांव की खूबी जैसे ये है कि अब कोई मेरा दोस्त मेरे यहाँ पे आना चाहे तो सीधा वॉक इन करके आ जाएगा। रादर यहाँ पे शहर में आना होगा तो वो पहले फोन करे मैं आ रहा हूँ। ये चीज जो है। हाँ, एक और चीज इंटरेस्टिंग है इसमें कि कई लोगों का यह मानना है कि गांव के बच्चों को अगर कामयाब होना है तो उसे शहर में ही आना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट पे क्या ओपिनियन है आपका? सर मुझे लगता है कि मैं डिफर नहीं करूंगा इस स्टेटमेंट से। मुझे लगता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में अच्छा है तो शहरों में आना चाहिए, क्योंकि हमको प्रैक्टिकलिटी की बात करनी चाहिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, अगर मैं यूपी और बिहार को मिला के एक देश बना दूं तो दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी आबादी होगी, तीसरी या चौथी। अब सोचिए इतनी आबादी जिस देश में, उनको गांव में उतना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उनको शहर में पलायन करना ही पड़ेगा।
तो ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ। दूसरी चीज़ जो आपने आंगन की बात की, या जो एक कोहेसिव स्ट्रक्चर था विलेजेस में, वो जो ब्रेक हो रहा है, तो उसके पीछे, क्योंकि वो दैट इज डेस्टिन्ड टू, बिकॉज नाउ वी आर एडवांसिंग, टेक्नोलॉजी बढ़ रही। क्या हम कुएं से पानी निकालते हैं? क्या हम उस चीज़ को रोमांटिसाइज करेंगे कि पहले हम कुएं से पानी निकाला करते थे और वो कितने अच्छे दिन थे? उसको हम रोमांटिसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ वी हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नाउ वी आर यूजिंग मोटर्स टू पुल आउट वाटर। तो जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकली हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, तो हम लोग को शिक्षा अच्छी चाहिए होगी, हमको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले निपो करके जो वायरस आया, जो बंगाल में भी स्प्रेड हो रहा है, जो 75% टू 80% डेडली है, वो नहीं था, आज है। तो आज हमको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा, वैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, उस तरीके की लर्निंग, उस तरीके की बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस तरीके की शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, और किस तरीके से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पीछे हैं। अभी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंडिया में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लोग जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ पे दे आर टीचिंग ड्रोन स्टडीज, डिफेंस स्टडीज। ड्रोन के ऊपर लोग बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं कि व्हाट इज ड्रोन स्टडीज। तो उस तरीके के जो जिस एज में हम रह रहे हैं, उस एज के हिसाब से तो हमको प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा। आंगन थे, उसका एक अपना सिग्निफिकेंस था, बट जो आज कंटेम्प्रेरी टाइम से, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से एडवांसमेंट तो नेसेसरी है। तो वैसे मैं आपकी एक बात से डिसएग्री कर रहा हूँ। जो आप प्राइवेट स्टडीज की जो बात कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस जहाँ पे ड्रोन स्टडीज हैं, वो एक्सेप्शन हो सकती हैं, अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल्स ने इस देश के एजुकेशन की ऐसी तैसी मारी है कि बच्चों ने 11वीं 12वीं करना छोड़ के कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। नहीं सर, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से। मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो फिर वही फैक्टर आ जाता है कि अगर मैं गांव में बैठ के, मैं 16-17 साल का हूँ, मैंने वीडियो देखी कि हाँ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रोन स्टडीज़ है, मेरी एस्पिरेशन है, बट उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कोई मीडियम नहीं है। ठीक बात है जी। आप कंक्लूड भी करिए अपनी सारी बात को। तो मैं, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक रहा, हम लोग ने डिजिटल लिटरेसी की बात की, तो क्योंकि सर ने बोला कि समाज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगोदरा करके एक विलेज है गुजरात में, जिसको 100% डिजिटली लिटरेट विलेज बोला जाता है इंडिया का। अगोदरा। ओके, सो ये जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस विलेज, जो 100% डिजिटली लिटरेट है, वो लिटरेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शहर से कोई गया उनको लिटरेट करने के लिए कि डिजिटली लिटरेट कैसे होना है। वहाँ पे कोई भी पेमेंट यूपीआई फ्रॉड नहीं रिपोर्ट होता है, किसी भी तरीके का स्कैम नहीं होता है वहाँ पे। दे आर डिजिटली लिटरेट बिकॉज दे देमसेल्फ मेड देमसेल्फ लिटरेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, कंसिडरिंग दैट गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करे उसमें। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंड फोन्स इन विलेजेस, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को कैसे सतर्क करें, है ना। इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे ले जाके मैं इसी बात ये कह के समाप्त करना चाहता हूँ कि हमें ये समझना है कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेहतर बनाए, वो ही टेक्नोलॉजी का रहने का एक रीज़न है कि हमें सुविधा मिले उससे। पर हम ये रिफ्लेक्ट भी करें, इस बात पे इंट्रोस्पेक्ट भी करें कि क्या वो चीज़ हो रही है या नहीं। और ये अगर प्रश्न हम खुद से पूछेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में एक इनेबलिंग फैक्टर है, इनेबलिंग फोर्स है, पॉजिटिव फोर्स है, या हमें नेगेटिव को ज़्यादा एम्पलीफाई कर रही है, इस तरह के प्रश्न अगर हर व्यक्ति खुद से पूछे कि टेक्नोलॉजी उसको जितनी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, वो क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, या टेक्नोलॉजी किस तरह से, इस तरह के कुछ सवाल हम खुद, हर समाज में हर व्यक्ति अपने आप से पूछेगा, तो मुझे लगता है कि जो हम गांव और शहर की जो हमने बातचीत की, वो एक सार्थक तरीके से हम समझ पाएंगे कि जब हर व्यक्ति अपने आप से ये पूछे कि मैं क्या टेक्नोलॉजी को किस तरह से बेहतर अपना जीवन बना सकता हूँ। तो इसी नोट पे ये एक बात नहीं लगती आपको कि आदमी जो है वो बदमाश है, जैसे होप्स ने कहा है, बिल्कुल मैन खुद में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ेगी। जो नीटशे ने भी गॉड इज डेड बोला कि इंसान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बदमाशी के बिना हमारा चंचल स्वभाव है ना इंसान का, वो मन नहीं करता। तो रैशनल तरीके से क्या हम किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज में मैं आपको प्यार मोहब्बत भी कह सकता हूँ, मैं अपने रिश्ते भी कह सकता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी भी कह सकता हूँ, और मैं अपना काम भी कह सकता हूँ।
रैशनल तरीके से तो हम रह ही नहीं नहीं सकते। रैशनल से नहीं रहते, बट वो जो सोक्रेटिस का ये logical तरीके से। कहे कि an unexamined life is not worth living, तो वाला हम एग्जामिन करें अपनी चॉइस को, अपनी लाइफ को, और उससे हमें जो Don't you think that is enjoyable? जो आप हेडोनिस्टिक वो बात कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल इंजॉयबल है, वो भी इंसान के जीवन में फेज आते हैं। अगर इंसान को एक समय पे हेडोनिज्म की भी ज़रूरत है, वो भी एक फेज है। वो इंसान उसके बाद मीनिंग भी ढूंढेगा, शायद किसी और उम्र में जाके, या किसी और लाइफ के पड़ाव में इंसान कुछ और चाहेगा, तो वो उसकी इच्छा है, वो जब जो करना चाहे। एक समय हेडोनिज्म का है, दूसरा समय किसी स्पिरिचुअलिज्म का भी हो सकता है। ओशो पे क्या ओपिनियन है आपका? ओशो पे देखिए, बहुत इंडिया में तो बहुत ओशो हैं, और भी बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ बातें अच्छी हैं, वो बाकी ठीक है। नौकरी भी करनी है। हाँ जी सर, आप बताइए, आप भी देना चाहोगे ओशो पे ओपिनियन अपना? जी हाँ प्लीज। तो आते सर आप। अरे तो मुझे लगता है मैं दे सकता हूँ अभी इस टाइम पे। तो ओशो मुझे लगता है अभी रीसेंट टाइम से कुछ ज्यादा वापस उसका एक हमें सर्च देखने को मिला है। ओशो के बारे में लोग बहुत देख रहे हैं। वो एक तो रील होती है कि मैं जैसे चाहूंगा जीऊंगा। हाँ, मैं जैसे मेरी चाहूंगा मर्जी। वो, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंच गया, तो इन्फ्लुएंसर तक जो पहुंच गया वो तो दुनिया तक पहुंचना ही है नहीं हो। बट हाँ, ओशो मुझे लगता है एक बहुत ऐसी चीज है जिसको अगर आप समझ पाए तो वो आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है। अगर आप उस चीज को समझ पाए, बिकॉज ही इज नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर सम काइंड ऑफ गॉड, या आप भगवान के पास जाओ मत जाओ ना, वो आपको बता रहा है कि ईश्वर में विश्वास करो ना विश्वास करो, क्योंकि आज के टाइम पे वो बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि नाउ वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ हेट, डिवीजन इन सोसाइटी, फ्रेगमेंटेशन इन सोसाइटी। अगर आज आप उस चीज को समझ पाए, आज जो ओशो बुद्ध के बारे में बोलते हैं, या जो ओशो लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं, जब वो बोलते हैं, महावीर बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन मिलना कभी लाखों करोड़ों सालों में एक बार घटता है, और अगर आपको मिला है तो आप उसको वर्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सोक्रेटिस बोलते हैं दैट नो दाई सेल्फ, दैट यू नीड टू नो योर सेल्फ बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। शिव कौन है, विष्णु कौन है, उसको जानने से पहले तुम जानो तुम कौन हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आज हम लोग समझ पाए तो ये जो सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन है ये शायद कम हो सकता है। ओके, हाँ आपने बात रखो। हाँ जी, आपका क्या ओपिनियन बताइए? ओशो पे नहीं कंक्लूड करिए, और ओशो पे भी बता दो, फिर कंक्लूड भी कर दो इस चीज़ मेरे लिए ओशो वेरी ग्रेट डिबेटर, और शायद दुनिया में को। और यस, मैं सॉरी, मैं आपका देख के मुझे कुछ याद आ जाता है। आपको नहीं लगता कि ओशो वो आदमी है जिसका वक्त अब आना शुरू हुआ है? बिल्कुल, या आएगा अभी। हाँ, अब आप बताइए। चाहे जिस भी थिंकर को या जिस भी चीज़ को दबाने की कोशिश करे, एक टाइम लाइन के बाद उसका इवॉल्व फिर से होगा ही। तो आपके शब्दों में कहें तो ओशो के साथ हो सकता है वही हो रहा हो। जहाँ तक ओशो को एक दूसरी स्टेज से देखें तो तमाम बातों से परे, कुछ डिसएग्री कुछ एग्रीमेंट के साथ, इन सब से परे ही वॉज अ वेरी वेल फिलोसफर एंड वेरी गुड डिबेटर। सबसे बड़ी ताकत उनमें ये थी। और एक चीज़ तीसरी बात थी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, चाहे वो हिंदी में बात करें या अंग्रेजी में बात करें, उनकी आवाज़ में आप ये कह लो कुछ तो कशिश थी, या उनकी अपनी प्रैक्टिस कह लो, कि वो लोगों को बहुत आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते थे। अपना रेसन, अपना लॉजिक और अपनी तर्क अलग जगह है, लेकिन उन सब के साथ अपना इन्फ्लुएंशियल वे या उनके प्रोनाउंसिएशन कह लो या शब्दों का चयन कह लो, जितनी अच्छी उनकी हिंदी है उतनी अच्छी उनकी अंग्रेजी है। तो ये सहजता के साथ अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और अगर विलेज वाले एस्पेक्ट पे वापस आओ तो सारी बातों को फिर से पुनः दोहराते हुए, विलेज में स्मार्टफोन ने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिए हैं। चाहे आप उसका गवर्नेंस के रूप में देखो, या सोशल एस्पेक्ट देखो, या आप उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखो, हर एक चीज़ में उसने अपना योगदान दिया है। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी हमें इन कैपेबल तो हमें बना सकती है, लेकिन वो हमें विजडम नहीं दे सकती है। तो कैपेबिलिटी आने से विजडम नहीं आ जाता है। विजडम के लिए हमें जो सोर्सेज रहे हैं, या जो पहले से हमें कोशिश करनी होगी कि विजडम, हम उस विजडम के साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। जैसे मार्शल ने कहा है, उन्होंने अपनी किताब में अंडरस्टैंडिंग मीडिया में, कि एट फर्स्ट वी शेप टूल्स, देयर आफ्टर शेप टूल शेप अस। सो ये बातें हैं, पहले हम औजार को आकार देते हैं, बाद में वो औजार हमें आकार देने लगते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, जैसा प्रोफेसर साहब ने भी बताया, कि किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमें जानना चाहिए क्या हमें ये खुद को बेटर कैसे कर सके। वो कहाँ से कर सकेंगे? अपने विजडम से, अपने रेसन से। उस रेशनलिटी को लाके हम टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव उपयोग कर सकते हैं। ओके, डन। फिर सारा आलोक को पूछना आपको। राहुल, कोई बात करनी है? हाँ जी, भूल गया सर, टॉपिक
कोई गांव से रिलेटेड बात, कोई क्वेश्चन? हाँ, किस बारे में? इसकी लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो थी मैंने ओशो पे बोला ओशो का, ओशो पे जैसे मैं रिसेंटली ओशो को बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये है ना कि पहले ओशो को लोग जानते ही नहीं थे, तो उनके आइडियोलॉजी कैसे पहुंचेगा लोगों के पास। अब वो जब टेक्नोलॉजी पुश हुई है तो जाहिर सी बात है, जब टेक्नोलॉजी आई है, जैसे हम जैसे क्रिएटर लोग जो छोटी छोटी क्लिप्स को निकाल कर उसको मॉडिफाई कर एक लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उनके पास पहुंच रहा है, तब वो जान रहे हैं, तब वो पढ़ रहे हैं उनके बारे में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा ओशो को नहीं जानने के पीछे ये भी टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रीजन है। आप भी तो फिल्टर आउट कर रहे हैं ना उसमें, आप भी एक कि क्या दिखाना है, कितना दिखाना है। ठीक है सर। सो एंड में भाई लोगों के साथ मज़ा आया काफ़ी, और आप देख रहे हुए, और नेक्स्ट टाइम दोबारा स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और किसी नए टॉपिक के ऊपर। और आई होप हमारे बीच में जो इंटरप्शंस हुई है वो आप माइंड नहीं करोगे, पर वो तो चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सो थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।